सो हेलो एंड वेलकम ऑल वंस अगेन वेलकम टू यू ऑल। आज हम करेंगे राजस्थान की फ्लैगशिप स्कीम्स। तो एक एक करके हम लगभग सारी फ्लैगशिप स्कीम्स देखेंगे। 28 फ्लैगशिप स्कीम्स हमारे पास है और इस 28 फ्लैगशिप स्कीम में हम एक एक करके सबको डिटेल में देखेंगे। तो ये एक पीडीएफ है, हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आई दिनेश राजपूत, राजस्थान इंडस्ट्रियल सर्विसेज RS 2018 बैच, वेलकम यू ऑल इन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ RAS plus the major competitive exams of Rajasthan, whether it will be EORO, Patwari or LDC or any other exam. So we are here focused on both the Hindi as well as English medium. ये जो हमारी PDF है एक्चुअली हिंदी में मेरे पास अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबिलिटी इसकी भी हो नहीं पाई है। तो दैट्स वाई, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट भी है, ज़रूरी भी है, दैट्स वाई वी हैव थॉट कि हम इसको पहले थोड़ा सा इसको देख ले और इसका डिस्कशन जो है वो मैं इसकी जो टर्म्स है वो इंग्लिश में आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। डिस्कशन हम थोड़ा इसका हिंदी और इंग्लिश टाइप का रखेंगे और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो ऐसा मैं कोशिश करूंगा। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। और टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं। तो दिस इज द डॉक्यूमेंट। तो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग वन बाय वन। तो द फर्स्ट इज शुद्ध के लिए युद्ध। भाई इसका तो सीधा ऐसे ही नाम लिखना है, शुद्ध के लिए युद्ध। और ये कैसे है, क्या हम देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, बेनिफिशियरी कौन है, इसका बेनिफिशियरी कौन है, और एक इसका ब्रीफ डिस्कशन या ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब ये राज्य सरकार के जो सिटीजन्स हैं उनको प्योर एंड सेफ फूड, देखिए अभी ये थोड़ी सी टर्म्स में आपको प्योर एंड सेफ जो एडिबल फूड प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल करवाने के लिए राजस्थान में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, और इसके जो रूल्स है वो 2011 में बने थे। तो इसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये शुद्ध के लिए युद्ध राजस्थान सरकार द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया। इसमें राजस्थान के सभी नागरिक है वो इसके बेनिफिशियरी होंगे। क्या कर रहे हैं मेनली, तो इसमें क्या होता है कि जो ऐसे मिठाई वाली दुकानें हैं और कारखाने हैं जो फूड प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, तो उनके सैंपल कलेक्ट करते हैं और लेबोरेटरी में टेस्ट करके उनके सैंपल की क्वालिटी का एवेल्युएशन किया जाता है ताकि मिलावटखोरों को लोगों से दूर रखा जा सके। मिलावटखोर चाहे मिठाई है, घी है, तेल है, वो सबको धरपकड़ की जा सके। इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को इंक्लूड किया गया, वो हम डिस्कशन में अभी जो हमारा ये ब्रीफ डिस्कशन है, ब्रीफ डिटेल है इसकी, उसमें देखेंगे। तो राजस्थान फूड एंड सेफ्टी एक्ट जो 2006 और विनियम यानी रेगुलेशंस एंड रूल एंड रेगुलेशन 2011 के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को सुनिश्चित करने के लिए आमजन को सुरक्षित एवं शुद्ध खाद्य सामग्री, सेफ एंड प्योर एडिबल प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाने के लिए योजना चलाई गई है। इसमें देखिए, इसमें कमिश्नर फूड सेफ्टी एंड अभिहित अधिकारी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का संरचनात्मक तंत्र स्थापित किया गया है। एक स्ट्रक्चरल सिस्टम इसका स्थापित किया गया जिसमें कमिश्नर फूड सिक्योरिटी है, उनके अंतर्गत ये जो टीम है काम करेगी, ये कार्रवाई को अंजाम देगी। देखिए इसमें आगे एक्सप्लेन किया, जो नियमित रूप से राज्य में खाद्य सुरक्षा की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। खाद्य सुरक्षा के लिए जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित करेंगे। इसमें डिपार्टमेंट कौन कौन से है वो आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। चिकित्सा, हेल्थ मिनिस्ट्री एंड कंज्यूमर मिनिस्ट्री। तो इसमें मैं कहूँ तो मेडिकल हो गया हमारा, चिकित्सा और स्वास्थ्य एक ही हो गया, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट इसको बोल सकता हूँ मैं। मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट एक नंबर। दूसरा नंबर फूड डिपार्टमेंट तो है ही जो इसको चला रहा है, और तीसरा नंबर है हमारे पास कंज्यूमर अफेयर। ये तीनों डिपार्टमेंट मिलके इनकी टीम इसको, देखिए विभाग द्वारा संयुक्त रूप से इन तीनों की एक मिली जुली टीम होती है, वो जाके वहाँ पे छापा मारती है, सैंपल कलेक्ट करती है और इसको आगे भेज देती है। बड़े बड़े त्योहार, होली, दिवाली, रक्षाबंधन आदि पर विशेष अभियान इसको चला के इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के क्रम में मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट का जो आदेश है जून 2020 का, उसके द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। ये आप जान रखिए कि राजस्थान फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी, राजस्थान फूड
सिक्योरिटी नहीं, आई एम सॉरी, सेफ्टी, फूड सेफ्टी अथॉरिटी। ये अथॉरिटी बनाई गई है राजस्थान फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी, और ये नोटिफिकेशन के द्वारा बनाई गई है, और इसके जो हेड है वो चीफ सेक्रेटरी इसको हेड कर रहे हैं। यह योजना मध्य प्रदेश में 26 अक्टूबर 2020 को इम्प्लीमेंट की गई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डेट जो है वो आपको जरूर इसमें याद रखनी है, डेट के बिना काम नहीं चलेगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा, यार इरेजर कैसे बड़ा होगा इसमें, नहीं ये तो पूरा टेक्स्ट बड़ा हो गया हमारा। ठीक है, थोड़ा आराम से, क्योंकि इसको इरेजर को मुझे बड़ा नहीं करना आ रहा है, तो धीरे धीरे इसको इरेज कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो ये मैंने बात कर लिया पहली जो फ्लैगशिप स्कीम है हमारी, जिसमें 2-3 मैंने आपको मेन बातें बताई थी। एक तो 26 अक्टूबर 2020 को ये शुरू हुई है, ये आपको याद रखना है। फूड सेफ्टी जो अथॉरिटी बनाई गई है वो किसके अंदर है, चीफ सेक्रेटरी के अंदर। कौन कौन से विभाग है इसमें चिकित्सा, कंज्यूमर और ये फूड सेफ्टी वाला तो है। ये हो गया हमारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। दूसरा हमारा है निरोगी राजस्थान अभियान। निरोगी राजस्थान अभियान जो है राजस्थान में यूनिवर्सल हेल्थ केयर, यूनिवर्सल हेल्थ को अचीव करने के उद्देश्य से बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे स्टेट में मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा है, उसके द्वारा आयोजित गतिविधियों के साथ ही बीमारियों की रोकथाम व उपचार की व्यवस्था, मतलब डिजीज की प्रिवेंशन एंड क्योर, रोकथाम एंड उपचार का परफेक्ट जो टर्म है, प्रिवेंशन एंड क्योर फॉर द डिजीजेस, डिफरेंट डिजीजेस दैट आर बीइंग मॉनिटर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ। उसके लिए इस उद्देश्य से ये स्कीम शुरू की गई है। लाभान्वित वर्ग कौन से है, राजस्थान के समस्त नागरिकों के संक्षिप्त विवरण इसका मैं आपको इसके साथ ही देता चलता हूँ। समस्त नागरिकों के लिए स्वास्थ्य या फिर हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनके रिड्रेसल के लिए, निदान का जो एक्चुअल इंग्लिश वर्ड है दैट इज रिड्रेसल, 18 दिसंबर 2019 को ये शुरू की गई है। तो ये डेट तो आपको एज इट इज याद रखनी है। अब इसमें मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, इसमें देखिए, अब ये नाम तो इसका निरोगी राजस्थान अभियान है, तो आपको देखने से लगेगा चलो ठीक है यार सिर्फ बीमारियों को क्योर करने में काम कर रहे होंगे, लेकिन जैसे मैंने इकोनॉमिक सर्वे में भी थोड़ा ब्रीफली इसको डिस्कस किया था, तब मैंने आपको बताया था कि इसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग डिपार्टमेंट के भी इसके काम इंक्लूड किए गए हैं। तो कल को कोई मल्टीपल क्वेश्चन आ जाए तो इसको ध्यान से आप इसको नोट कर लीजिए, इसमें कौन कौन से काम किए जा रहे हैं। जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल का काम, और जो फैमिली प्लानिंग है, फैमिली वेलफेयर है, उसके अंतर्गत जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो इसको जोड़ के किए जा रहे हैं। और जो ओल्ड एज हेल्थ प्रॉब्लम्स है और उनके सॉल्यूशंस है वो इंक्लूड किए जा रहे हैं। फीमेल हेल्थ को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, जैसे हमारा मेल न्यूट्रिशन हो गया और एनीमिया हो गया, इस तरीके की जो बीमारियां हैं वो इसमें इंक्लूड की जा रही है। और एडोलेसेंट जो हेल्थ इश्यूज है, जैसे ओबेसिटी, मोटापा हो गया, सैनिटेशन हो गया, मेल न्यूट्रिशन हो गया, एनीमिया हो गया, इस तरीके के संचारी रोग दैट इज कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो मौसमी बीमारियां हैं उन सब का उनको रोकने से उनको फैलने से बचाया जा सके, उनका प्रिवेंशन किया जा सके, क्योर किया जा सके। गैर संचारी बीमारियां, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, जो मैं कहूँ तो लाइफस्टाइल डिजीज हो गया है, बीपी हो गया है, हमारा शुगर हो गया है, मोटापा हो गया है, डायबिटीज हो गया है, इस तरीके के रोग हैं। वैक्सीनेशन और एडल्ट वैक्सीनेशन, यूनिवर्सल वैक्सीन, संपूर्ण वैक्सीनेशन का आशय यूनिवर्सल वैक्सीनेशन से, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। शराब, ड्रग्स, तंबाकू जैसे जो व्यसन रोग है, जो आदी हो जाता है जिस किसी ड्रग्स को लेके इंसान, तो उस तरीके के रोग है वो भी इसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं। तो ये हमारा 18 दिसंबर 2019 को राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया निरोगी राजस्थान अभियान। खाद्य पदार्थों में मिलावट और प्रदूषण। अब ये देखिए, जो हमने शुद्ध के लिए युद्ध किया था उसमें खाद्य पदार्थ की मिलावट को मेनली टारगेट किया जा रहा है। अब इसमें भी खाद्य पदार्थ की मिलावट को भी टारगेट किया जा रहा है, और प्रदूषण। उपयुक्त उद्देश्यों के लिए स्वयंसेवी व्यक्तियों को अवैतनिक रूप से स्वास्थ्य मित्र, ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मेल 1 फीमेल, ये 2 स्वास्थ्य मित्र एवरी ग्राम पंचायत पे नियुक्त किए जा रहे हैं वॉलेंटरली, ताकि ये क्या कर सके, मेनली इनका काम है अवेयरनेस का, ताकि ये क्या है, जैसे चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना हो गई, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना हो गई,
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना होगी, इन सब की हेल्थ और उसके अलावा दूसरी और जो स्कीम्स है उनकी जानकारी देश के ग्राम पंचायत लेवल पे, इसलिए स्वास्थ्य मित्र का कंसेप्ट है वो निरोगी राजस्थान अभियान जो है उसके अंतर्गत चलाया गया है। तीसरी हमारे पास फ्लैगशिप स्कीम है, दैट इज मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। ये जो भी तैयारी थोड़ी बहुत शुरू करता है 1-2 महीने में उसको इस योजना की इंपॉर्टेंस समझ आ जाती है। और ये योजना शुरू की गई है 2 अक्टूबर 2011 से, गांधी जयंती 2011 की जो थी उसमें इसको शुरू किया गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे उनमें आने वाले जो इंटरनल एज वेल एज दी एक्सटर्नल पेशेंट्स थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आने वाले को, उनको नेसेसरी मेडिकल लिस्ट जो है उसमें सम्मिलित दवाइयां जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाई जाए। कुछ दवाइयां ऐसी है जिसको नेसेसरी मेडिकल लिस्ट में डाला जाता है कि भाई ये नेसेसरी है, क्योंकि कुछ ऐसे रोग होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं, जैसे कोल्ड हो गया, बुखार हो गया, बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज होगी, तो उनसे रिलेटेड जो मेडिसिन है उनको लिस्ट करके रखा जाता है, दैट आर कॉल्ड एज नेसेसरी मेडिकल लिस्ट। तो एटलीस्ट सब दवाइयों को तो नहीं कर सकते, कि उतना फिजिकल बर्डन भी लेना पॉसिबल नहीं हो पाता गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एटलीस्ट जो आवश्यक दवा सूची है, नेसेसरी मेडिकल लिस्ट है, नेसेसरी मेडिसिन लिस्ट है, उसमें जो दवाइयां हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाएं हम हमारे सिटीजन्स को, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए ये निःशुल्क दवा योजना शुरू की गई। लाभान्वित वर्ग इसमें था राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले एक्सटर्नल और इंटरनल पेशेंट्स। अब देखिए इसमें संक्षिप्त विवरण में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है कि 2 अक्टूबर, ये डेट इसकी जरूर याद रखी जाए। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एक ऐसी सक्सेसफुल मॉडल योजना है जिसको न सिर्फ इंडिया के दूसरे स्टेट्स फॉलो कर रहे हैं, इसके ऊपर केस स्टडीज कर रहे हैं, इसे रिसर्च करके इसके मॉडल्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अपितु देश विदेश में डेवलप्ड कंट्रीज में भी ये वेलफेयर मॉडल इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इतनी सक्सेसफुल ये योजना है। राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में, मेडिकल इंस्टीट्यूशन में दवा वितरण के लिए 33 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर 40 जिला औषधि भंडार गृह ये खोले गए हैं। 33 जिलों पे टोटल 40 खोले गए हैं। डीडीज इसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, जिला औषधि भंडार गृह, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स खोले गए हैं 33 जिलों में। आवश्यक दवा सूची में 1594 प्रकार की दवाइयां, 927 प्रकार के सर्जिकल्स और 185 सूचर्स को सम्मिलित करते हुए टोटल 2706 औषधियां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है इस योजना के अंतर्गत। वर्तमान में जो पहले तो जो कॉमन डिजीज थी उससे इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट रूप में शुरू किया गया। अब जो गंभीर बीमारियां हैं जैसे कैंसर, हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, इनसे संबंधित जो दवाइयां 106 दवाइयां और इसमें जो 34 सर्जिकल जो इन्हीं गंभीर बीमारियों से रिलेटेड है वो इसमें अब इंक्लूड कर दिए गए हैं, ताकि इसका अब जो दायरा है और बढ़ाया जा रहा है, ताकि ये स्कीम जो है सक्सेसफुल तो है ही, अब उसकी इंक्लूसिविटी जो है पेशेंट्स में भी बढ़े और दवाइयों की भी जो उसकी रीच है वो बढ़ती जाए। ये सोच से जो है गवर्नमेंट काम कर रही है। ठीक है, संख्याएं इतनी बढ़ा के इतनी कर दी है सैटेलाइट अस्पतालों में, यहाँ से यह और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इतनी बढ़ी, ये डेटा है सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 13 करोड़ मरीजों को निःशुल्क दवा लाभान्वित किया जा रहा है, ये डेटा जैसे 13 करोड़ वाला, क्योंकि ये एक्चुअल डेटा और पूरा फैक्चुअल लगभग इसमें यूज कर ही लिया गया शब्द, और ये फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो चेंज होती रहती है, तो इसको इतना सीरियसली नहीं लेना है। डेट हमें याद रहनी चाहिए क्या ये काम कर रहा है और कभी लॉन्च हुई थी। इसी तर्ज पे जो हमारी अगली योजना है दैट इज मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। इसमें क्या किया गया था, 2011 में वो शुरू हुई थी, 2 साल बाद 7 अप्रैल 2013 को, देखिए 7 अप्रैल को जितना मुझे याद आ रहा है आप चेक कर लीजिए, इंटरनेशनल अपना हेल्थ डे होता है, हेल्थ डे या मेडिसिन डे ऐसा करके कोई डे होता है। तो इसी डे की इंपॉर्टेंस को समझते हुए मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, क्योंकि दवा तो हम निःशुल्क दे रहे थे पर हमने देखा कि जो जांच है वो दवा से भी ज़्यादा फाइनेंशियली दवा से भी ज़्यादा भारी पड़ रही है, ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही है और लोगों को उसमें ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो इसीलिए मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना के बाद मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना जो है चलाई गई। वेट फॉर ए मिनट, ठीक है, हाँ, तो 7 अप्रैल
को ये 7 अप्रैल को हमारा इंटरनेशनल हेल्थ डे है ये। तो इसी दिवस की इम्पोर्टेंस को स्थापित करते हुए, को देखते हुए ये इस दिन इसको रखा गया, लॉन्च करने का ये डे। अब इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, अभी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को इंक्लूड किया है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इंक्लूड नहीं है, आने वाले सभी मरीजों के लिए योजना संचालित की जा रही है। क्या किया जा रहा है भाई इसमें राज्य के सभी जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, मेडिकल कॉलेज है, उसमें अब देखिए इसमें संख्या के हिसाब से दे रखा है कि चिकित्सालय में 90, जिला उप जिला सैटेलाइट चिकित्सालयों में 56, पीएचसीज में 37, पीएचसीज और डिस्पेंसरी में 15 प्रकार की अलग अलग लेवल पे जांचें दे रखी है। ये जांचें जो है निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जिला उप जिला और सैटेलाइट चिकित्सालयों में 40 विशेष जांच जो आउटसोर्स द्वारा निःशुल्क प्रोवाइड की। आउटसोर्स क्या हो गया? आउटसोर्स हो गया जैसे कोई जांच होगी, टिपिकल मान लीजिए टिपिकल जांच होगी कोई कैंसर की, जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, तो इसको प्राइवेट को रेफर कर देंगे, प्राइवेट लेबोरेटरी से आप करवा लो। कहने का मतलब उसको आउटसोर्स कर देंगे और उस जांच के जो पैसे हैं वो 40 ऐसी जांचें हैं जिसको निःशुल्क आपको, जो आप वहां पे पैसे दे दो यहाँ पे सब्सिडी मिल जाएगी, इस प्रकार से निःशुल्क आपको कर दिया गया है। इसमें प्रतिदिन लगभग इतनी जांच की जा रही है और प्रतिदिन 2 करोड़ मरीजों 6 करोड़ मरीजों को निःशुल्क अपलोड करे। ये डेटा जैसे कि मैंने आपको बताया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बाद में एक तो लगभग है, एग्जैक्ट दिया भी नहीं है, फिर टाइम बदलता रहता है, चेंज होती है, इसमें वो ऐड होते जाएंगे। तो हमें याद रखना है कि ये चालू कब की गई थी, चालू कब स्टार्ट की, कब की गई, दैट इज 7 अप्रैल 2013। और व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री मेडिकल डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज टू द पेशेंट्स कमिंग इन दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो ये हमारी 2 मुख्य योजनाएं थी गवर्नमेंट, ये राजस्थान निःशुल्क दवा योजना, राजस्थान फ्री मेडिसिन स्कीम एंड राजस्थान फ्री मेडिकल डायग्नोस्टिक स्कीम दैट वाज लॉन्च इन 2013। अब हमारे पास है चिरंजीवी बीमा योजना, आज की डेट की सबसे इंपॉर्टेंट योजना और प्रेजेंट गवर्नमेंट के कार्यकाल की बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना, क्योंकि इस गवर्नमेंट के कार्यकाल में इसको लॉन्च किया गया है। उद्देश्य है पुअर एंड वंचित परिवार जो दोज फैमिलीज विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्ट्रीमलाइन सोसाइटी और जो मैं कहूँ तो डाउन थ्रोडन है। योजना से संबंधित सरकारी और निजी चिकित्सालय, अब देखिए हम निःशुल्क जांच और दवा योजना में सिर्फ सरकारी थे, निजी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इंक्लूड नहीं किया गया था, बट इन दिस स्कीम प्राइवेट हॉस्पिटल्स और ऑल्सो इंक्लूडेड। निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाना है। अगर ये थोड़ा सा इस लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा ट्रिकी है लैंग्वेज, निःशुल्क उपचार की जगह मैं कहूंगा कि कैशलेस उपचार और इंश्योरेंस, ये मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड है, मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है ये, ठीक है। लाभान्वित वर्ग कौन सा होगा? इसमें थोड़ा सा एक टिपिकल बेनिफिशियरी क्लास जो है उसकी टिपिकल डेफिनेशन है वो आप याद रखिए कि एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो चयनित परिवार है, इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के अंतर्गत पात्र जो परिवार है, 2 तो ये हो गए, एक तो एनएफएसए वाले और ये सेंसस वाले, 2 तो ये हो गए। इसके अतिरिक्त समस्त विभागों में कार्यरत जो संविदा कार्मिक है ये 3रे, लघु और सीमांत किसान ये 4थे और ये 5वें कोविड अनुग्रह राशि प्राप्त परिवारों को ये 5वीं कैटेगरी हुई जो कोविड वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत जो बेनिफिट ले रहे हैं। तो 5 कैटेगरी होगी, एनएफएसए, सेंसस 2011 वाले, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड 5th आर दोज पीपल हु आर बीइंग बेनिफिटेड इन द कोविड-19 वेलफेयर स्कीम। ये 5 कैटेगरी में जो लोग आ रहे हैं उनको तो ये योजना मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इन 5 के अलावा अगर आप किसी और श्रेणी में हो तो आपको 850 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष आपको जमा करवाने हैं। ये 50% है प्रीमियम का, इतना ही राजस्थान सरकार आपका जमा कराएगी, मतलब 850 राजस्थान सरकार कराएगी। टोटल 1700 रुपए आपके मेडिकल इंश्योरेंस के जमा होंगे। आपको 50% ही कराना है उसका, और पर फैमिली में 15 लोग हो, चाहे 4 लोग हो, चाहे 3 लोग हो, पूरी फैमिली का 850 रुपया। तो 850 रुपए में, या अगर इस कैटेगरी में तो फ्री में आपका हो गया मेडिकल इंश्योरेंस। पहले तो ये था 5 लाख का, अब इसको कर दिया 10 लाख का। शानदार स्कीम है ये, और इसमें
इसके जो बेनिफिट जो है अब लोगों के सामने आने शुरू हुए हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंट अब हुई है। तो अब 1 मई 2021 को, जितना मुझे याद है, इम्प्लीमेंट की गई थी। हाँ ठीक है, यहाँ पे बताया गया है 1 मई 2021 को इसको लॉन्च किया गया था। और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये जो हमारा मोटो है, इसको अचीव करने के एम से ये स्कीम लाई गई। इसके अंतर्गत सरकारी, ये ध्यान रखिए, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 5 लाख रुपए तक के कैशलेस वार्षिक चिकित्सा सुविधा, कैशलेस एनुअल मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जा रही थी 1 अप्रैल 2022 से। जो मैं आपको कह रहा था, अब इसको 10 लाख कर दिया गया है। पहले 5 लाख थी, फिर इसको 10 लाख कर दी गई है। तो ये जो स्कीम है, इस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसमें से RS 2018 में भी एक मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, हर एग्जाम में पूछा जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसके जब भी न्यूज़पेपर में आप पढ़ो, कुछ भी आप देखो, तो इंटरव्यू के जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इंटरव्यू के हिसाब से भी आप इसको तैयार करके जरूर रखिए। नाउ नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, दवा एवं जांच। तो ये वाली योजना तो हम देख चुके हैं, दवा जांच वाली, ये अलग से यहाँ पे ठीक है एक बार और दे रखी है, तो इसको और देख लेते हैं। राष्ट्रीय जो चिकित्सालय, उसमें राजस्थान के निवासियों को 100% दवाई एवं जांच निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। और ये योजना एक्चुअली उन योजना से अलग है थोड़ी सी। राजकीय चिकित्सालय में आने वाले राजस्थान के निवासी, ये इसके बेनिफिशियरी क्लास है। और मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना जो है 1 मई 2022 से प्रारंभ हो गई है। 1 मई 2022 से, बहुत ही लेटेस्ट स्कीम है ये। इसमें राजकीय चिकित्सालय में आने वाले राजस्थान के निवासियों को 100% मेडिसिन एज वेल एज दी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जा रही है। इसके अंतर्गत 824 दवाइयाँ को आवश्यक दवा सूची में सम्मिलित कर दिया गया, मतलब इतनी तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है। जिसके पश्चात दवा सूची में 1594 प्रकार की दवाइयाँ, 927 सर्जिकल्स और 185 सूचर्स को सम्मिलित करते हुए, जो हमने पहले भी देखा था, 2706 जो है टोटल इसको दवाइयाँ और ये सूचर्स और सब मिला के 2706 निःशुल्क अवेलेबल करवाई जा रही है। सातवीं हमारे पास जो स्कीम है वो है 1 रुपए किलो गेहूं योजना, खाद्य सुरक्षा योजना है ये। उद्देश्य इसका क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, नेशनल फूड सिक्योरिटी। इसके अंतर्गत अंत्योदय जो फैमिलीज है, BPL फैमिलीज है और स्टेट BPL फैमिलीज है, ये 3 कैटेगरी हो गई। इसको मैं लिख देता हूं, अंत्योदय आय फैमिलीज, BPL फैमिलीज और स्टेट BPL। ये जो तीनों कैटेगरी है, इनको 1 रुपए किलो की दर से गेहूं उपलब्ध करवाना है। और लाभान्वित वर्ग कौन सा इसमें? जो नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत अंत्योदय, BPL और स्टेट BPL है, वो इसमें पहली लाइन में क्लियर कर दिया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी में अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को तो 35, अब देखो अंत्योदय का थोड़ा सा अलग और BPL अलग है, इसमें अलग अलग है। अंत्योदय वालों को तो 35 किलो प्रति राशन कार्ड मिलेगा, 35 kg प्रति राशन कार्ड मिलेगा आपको। और BPL और स्टेट BPL को इसमें 5 किलो प्रति यूनिट प्रति माह मिलेगा, 5 किलो प्रति यूनिट प्रति माह, 1 रुपए किलो की दर से गेहूं उपलब्ध। अब इनको तो प्रति फैमिली मिल रहा है 35 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड प्रति फैमिली मिल रहा है, और यहाँ पे मिल रहा है प्रति फैमिली नहीं है, प्रति पर्सन प्रति यूनिट के हिसाब से। और मिलेगा दोनों को ही, अंत्योदय हो चाहे स्टेट BPL हो चाहे BPL हो, 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा। 8वीं स्कीम हमारे पास महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जोरदार स्कीम है। इसमें गवर्नमेंट स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल में कन्वर्ट किया जा रहा है। और इंग्लिश, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंग्लिश मीडियम, मैं ये कहूँगा कि क्वालिटी इंग्लिश मीडियम पढ़ाई जो है वो इसमें दी जा रही है। क्वालिटी, सच में इनके जो रिजल्ट्स है वो देखने लायक है। आप महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल्स जो है जरूर विजिट करें आसपास हो तो, और फर्क देखें पुराने वालों में और नए वाले। उद्देश्य क्या है? राजकीय विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम का जो है इन्वायरमेंट अवेलेबल करवाना है। क्लास 1 से 12 तक सारी क्लासों को जो स्टडी मटेरियल है वो इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करना है, या फिर इंग्लिश मीडियम शुरू करवाना है। 150वीं जयंती के अवसर पर वर्ष 2019 में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय इंग्लिश मीडियम क्लास 1 to 12 तक को एस्टेब्लिश करने का डिसीजन लिया गया, ताकि जो गवर्नमेंट स्कूल में उसमें जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी कम्पिटिटिवनेस है, अपना जो टैलेंट है वो इंटरनेशनल लेवल पर उसका लोहा मनवा सके। सिर्फ माध्यम की वजह से उन्हें प्रॉब्लम ना आए, जो टैलेंट है वो मीडियम की वजह से पीछे ना रह जाए।
इसी क्रम में 2019-20 में 33 जिला मुख्यालयों पर, अपने सारे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है उन पर महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की गई। जिला मुख्यालयों पर स्थापना करने के बाद इसी तर्ज पर, ऑन द सेम लाइंस, इसी तर्ज पर क्या है, 168 ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर, ब्लॉक पर, क्योंकि जिला तो हमने 33 के 33 कवर कर दिए, फिर इसी तर्ज पर 168 ब्लॉक्स में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो है सत्र हमारा जो 2020-21 सेशन था उसमें शुरू किए गए 168। अब जो है इसी क्रम में 5000 से अधिक आबादी वाले ग्राम कस्बों में, 5000 से अधिक पॉपुलेशन वाले जो विलेजेस हैं, टाउन्स है और शहरी क्षेत्र हैं, तीनों में से कोई हो, वहां पे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम जो स्कूल है वो स्वीकृत किए जा रहे हैं, अप्रूव किए जा रहे हैं, ताकि क्योंकि पॉपुलेशन का भी थोड़ा देखना पड़ता है, मिनिमम इतनी पॉपुलेशन हो ताकि वहां पे ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिविटी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंग्लिश मीडियम का बेनिफिट उठा सकें। इस प्रकार से कुल 1635 विद्यालय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रूपांतरित किए जा चुके हैं। तो इस तरीके से अब हर पंचायत स्तर पर राज्य सरकार की मंशा है कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जाए और गांव गांव ढाणी ढाणी में इंग्लिश मीडियम के जो मीडियम से रिलेटेड जो इश्यूज है वो खत्म किए जाए, ताकि नेशनल लेवल हो चाहे इंटरनेशनल लेवल हो, कॉम्पिटिटिवनेस जो हमारी है वो उसको ओरिजिनल वो सामने आ सके, किसी मीडियम की मोहताज ना। अब आती है भाई हमारी मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा योजना। हेलो एंड वेलकम ऑल। आई दिनेश राजपुरोहित एम डिस्कसिंग द फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ राजस्थान। इससे पहले हम 8 फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारी ये 9th फ्लैगशिप स्कीम है जिसके बारे में हम डिस्कशन अभी हम स्टार्ट करेंगे। ये डिस्कशन जो है न हमारा आरएस, ओनली आरएस की वैकेंसी से की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, अभी तो कोई भी एग्जाम हो उसकी दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ फ्लैगशिप स्कीम्स। As I have discussed also कि some technical terms which are coming during our discussion, I will take that terms in English also, ताकि आपको उसके इंग्लिश कन्वर्जन में या इंग्लिश के नोटिंग में प्रॉब्लम ना हो। सो 9th हमारी फ्लैगशिप स्कीम है मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना, और ये जो है हमारा समाज कल्याण विभाग के द्वारा, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें समाज के जो कमज़ोर वर्ग है, वीकर सेक्शन है, कि व्यक्तियों की कन्याओं के विवाह पर जो है फाइनेंशियल एड जो है उपलब्ध करवाई जा रही है सरकार के द्वारा। लाभान्वित वर्ग इसमें कौन से हैं? सभी प्रकार के जो स्टेट बीपीएल है, अंत्योदय परिवार है, आस्था कार्डधारी जो परिवार है, और आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर विधवा महिलाएं हैं, ईडब्ल्यूएस विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह पर ही सहायता दी जा रही है, फाइनेंशियल एड इसमें दी जा रही है। कितनी फाइनेंशियल एड दी जा रही है ये इसमें इम्पोर्टेंट है। और अब इसमें जो लेटेस्ट हमारे पास आदेश है, उन आदेशों के अनुसार विशेष योग्य जन व्यक्ति पालनहार में जो बेनिफिशियरी वीमेन है उनकी कन्याएं, मतलब स्पेशली एबल्ड पर्सन्स प्लस पालनहार में जो विडो वीमेन है उनके जो बच्चे हैं, कन्याओं के विवाह पर भी, तथा खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके खुद के विवाह पर, इनके तो बच्चों के विवाह पर, इनके खुद के विवाह पर ये इसमें ऐड किए गए हैं। जो पहले जो हमारी ये बेनिफिशियरी थी 4-5, अब इसमें लेटेस्ट ये वाले सरकार द्वारा ऐड किए गए हैं। कितना कितना पैसा दिया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ST, SC एंड OBC माइनॉरिटी कैटेगरी के जो बीपीएल परिवार है उनकी 18-18 ईयर एज जो हमें पता है लीगल एज है, इससे अधिक आयु होने पर कन्या के विवाह पर 31,000 रुपीज़ जो है एज ए फाइनेंशियल एड दी जा रही है इन परिवारों को। और शेष सभी जो वर्ग है, चाहे बीपीएल है या अंत्योदय है या आस्था कार्ड बेनिफिशियरी है, ईडब्ल्यूएस के जो विधवा महिलाएं हैं, या जो और कैटेगरी भी हमने यहाँ पे डिस्कस करी है, तो उन कैटेगरीज में जो एड दी जा रही है वो 20,000 रुपये की दी जा रही है। तो 31,000 इस कैटेगरी में दी जा रही है और 20,000 बाकी जो कैटेगरी बची उनमें दी जा रही है। तो ये तो हो गए हमारे दो की भाई, या तो 31,000 मिलेगा आपको या 20,000 मिलेगा, ये तो अपनी फिक्स बात होगी। अब कुछ एडिशनल बेनिफिट भी दिए जा रहे हैं, जैसे
कि विशेष योग्यजन व्यक्ति पालनहार में लाभार्थी जो है स्पेशली एबल्ड पर्सन्स है प्लस पालनहार के जो बेनिफिशियरीज हैं उनकी 18 वर्ष से अधिक जो आयु है कन्याओं की हो चुकी है, और महिला खिलाड़ी जिनका स्वयं का विवाह करना है उनको 21,000 रुपये उसको दिया जा रहा है। तो ये 3 कैटेगरी हमारे पास बन गई, 21। हाँ, अब ये जो चौथा है ये एडिशनल इसमें बेनिफिट है कि देखिए, या तो आप इस कैटेगरी में आपको 31,000 पहली किस्त मिलेगी, या 20,000 की मिलेगी, या 21,000 मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन की आपकी कैटेगरी कौन सी है, डिपेंडिंग अपॉन की यू बिलोंग टू विच कैटेगरी। नाउ द एडिशनल बेनिफिट्स आर कि अगर जो भी बेनिफिशियरी महिला है, अगर सी हैज़ पास द एग्जामिनेशन ऑफ 10th क्लास, तो उसको एडिशनल 10,000 रुपये दिए जाएंगे। मान लीजिए वो ST कैटेगरी से है महिला, तो 31,000 रुपये तो उनको ये मिल गए, और 10वीं पास भी अगर है तो 10,000 और ये तो टोटल मिलके उनको 41,000 रुपये मिलेंगे। और अगर स्नातक है या फिर ग्रेजुएट है तो 20,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। अगर ग्रेजुएट है तो 31 मान लो, उसमें इस कैटेगरी में पहले मिल गए और 20 और मिल गए, तो टोटल 51,000 की राशि इनको प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज इसमें बेनिफिट डिसाइड किए गए हैं और उसके बाद एडिशनल बेनिफिट डिसाइड किए गए हैं। तो ये हमारी जो है कन्यादान योजना का डिस्कशन हमने किया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट फ्लैगशिप जो स्कीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम, दैट इज राजस्थान सिलिकोसिस पॉलिसी 2019। सिलिकोसिस क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। एक्चुअली सिलिकोसिस एक क्रोनिक डिजीज है। ये क्रोनिक डिजीज कैसे होती है, ये एक लंग्स डिजीज है। जैसे अस्थमा की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, उसी प्रकार की सिमिलर बीमारी होती है सिलिकोसिस। ये सिलिकोसिस जो नाम बना है, ये बना है सिलिका से। सिलिका से जो बीमारी होती है इसको सिलिकोसिस फिर इस बीमारी को कहा जाता है। सिलिका से बनता है। ये कैसे बनता है, जहाँ पे मेनली माइनिंग एरियाज है, जहाँ पे स्टोन माइनिंग होती है, जैसे कोटा स्टोन, मार्बल स्टोन, ये जो एरियाज है, या फिर मैं कहूँ तो स्टैचू बनते हैं, या फिर छोटी छोटी मूर्तियाँ बनती है, तो वहाँ पे जो मजदूर काम करते हैं लॉन्ग टाइम में 5 से 10 साल तक वहाँ पे जो लेबर काम करती है, तो जब वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अगर अच्छे से वहाँ पे यूज़ नहीं किए गए हैं, तो लॉन्ग टाइम तक जो स्मॉल पार्टिकल्स है जो वहाँ पे हवा में बने रहते हैं, वो लॉन्ग टाइम पर इनहेल करने पर 5 से 10 साल तक लगातार जब इसको इनहेल करते हैं, तो वो हमारे लंग्स में जाके बहुत मजबूती से और बहुत व्यापक स्तर पे एक्सटेंसिव मैनर पे वो डिपॉजिट हो जाते हैं, और उनके डिपॉजिट होने के कारण हमारे लंग्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण ये सिलिकोसिस बीमारी होती है। इसमें नीति में क्या कहा गया है कि सिलिकोसिस से जो अफेक्टेड श्रमिक है उनकी पहचान, उनकी प्रमाणीकरण और इलाज की बेहतर व्यवस्था करना, ये इसमें सुनिश्चित किया जाएगा। प्रमाणीकरण का अगर मैं आपको इंग्लिश वर्ड करूँ, दैट इज ऑथेंटिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड क्योर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेनली खदानों में ये ज़्यादा होता है। फैक्ट्री और अन्य कार्यस्थलों को धूल नियंत्रण मशीनों और साधनों की व्यवस्था के लिए बाध्य करना। जो हमारे डस्ट कंट्रोलिंग इक्विपमेंट्स है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स आजकल आ गए, तो उनको यूज़ करना ताकि जो है कम से कम डस्ट वहाँ पे हो और कम से कम इनहेल हो, ताकि कोई भी जो श्रमिक है वो सिलिकोसिस से ग्रसित ना हो। सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए तत्काल राहत व रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था करना। बीमारी की रोकथाम, प्रिवेंशन एंड क्योर, इसके लिए उपाय अपनाना, बीमारी के प्रति अवेयरनेस प्रदान करना। तो ये सारे जो है हमारे बिंदु है, ऑब्जेक्टिव है सिलिकोसिस पॉलिसी के अंतर्गत। अब इसमें बेनिफिशियरी वर्ग कौन सा है, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है, मैंने आपको बताया, जो वर्ग सिलिकोसिस से पीड़ित हो चुका है, और न सिर्फ वो वर्ग, उसका परिवार भी इसमें बेनिफिट लेगा। देखते हैं परिवार भी कैसे लेगा। संक्षिप्त विवरण, ब्रीफ डिस्कशन अगर हम इसका करें तो सिलिकोसिस बीमारी स्पेशली उन श्रमिकों को, दैट लेबर क्लास विच बिलोंग टू द माइनिंग एरियाज, द स्टोन मोल्डिंग और स्टोन मेकिंग एरियाज, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने वाले, द ग्राइंडिंग एरियाज, गिट्टी बनाना, सैंड स्टोन से मूर्ति, मेकिंग दिस स्कल्पचर्स बाय क्रेविंग दिस स्टैंड स्टोन्स। तो इन तरीके के जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें जैसे मेनली मैंने आपको बताया कि इनहेल लॉन्ग टाइम पर अगर तक आप सिलिका इनहेल करेंगे तो आपको ये बीमारी हो जाएगी।
ऐसे काम करते हुए लगातार धूल के संपर्क में रहते हैं, इस बीमारी की असामयिक मृत्यु, अनटाइमली डेथ हो जाती है। तो उसके लिए योजना में क्या कहा गया है? योजना में ये कहा गया है कि सिलिकोसिस रोग का पहले तो ऑथेंटिकेशन किया जाएगा और पहले आपका अगर ऑथेंटिकेट हो चुके हैं कि दैट पर्सन इज रियली सफरिंग फ्रॉम द डिजीज ऑफ सिलिकोसिस, देन रिहेबिलिटेशन के लिए 3 लाख रुपए तक की राशि जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। ये आपको एग्जैक्टली ध्यान में रहना चाहिए। नाउ द सिलिकोसिस पेशेंट, अगर उसकी सिलिकोसिस के कारण डेथ हो जाती है तो अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये एवं परिवारजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा या कंपनसेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद सिलिकोसिस पीड़ित जो है उनको हमारा जो पेंशन स्कीम्स चल रही है, जैसे विधवा पेंशन स्कीम है, एकल नारी पेंशन स्कीम है, विशेष योग्यजन पेंशन स्कीम है, उसी तरीके से सिलिकोसिस पीड़ितों को भी पेंशन में बेनिफिशियरी बनाया गया और 1500 रुपये प्रति महीने। सिलिकोसिस पेशेंट अगर कोई है और वो प्रमाणीकृत हो गया, ऑथेंटिकेट हो गया, तो 1500 रुपये प्रति मंथ उसको प्रोवाइड किए जाएंगे। और सिलिकोसिस विधवा पेंशन, अगर सिलिकोसिस की बीमारी के कारण कोई महिला विधवा कैटेगरी में आ गई है तो एज वाइज उनको जो है ये पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। जैसे 55 साल के अंतर्गत अगर एज है तो 500 रुपये पर मंथ, 55 to 60 ईयर अगर एज है तो 750 रुपीज़ 750 रुपये, 60 से 75 वर्ष की अगर आयु है तो 1000 रुपीज़ पर मंथ, और 75 से ऊपर अगर है तो 1500 रुपीज़ पर मंथ। तो इसी तरीके से अब देखिए, ये तो सिलिकोसिस पीड़ित अगर वो सेल्फ है, कोई मजदूर खुद पीड़ित हो गया तो उसको तो सीधा 1500 ही मिलेगा। लेकिन अगर मजदूर की डेथ हो गई है मान लीजिए, तो डेथ होने पे सबसे पहले तो उसको, जैसा मैंने आपको बताया, उसके परिवार को 10,000 रुपये अंतिम संस्कार के मिलेंगे, 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। वो सहायता देने के बाद में ये जो अगर उनके घर में उनकी वजह से कोई विधवा हो गया तो उनको ये पेंशन स्कीम के भी इंक्लूड किया जाएगा। अब सिलिकोसिस स्कीम में जो हमारे पीड़ित परिवार है उनको पालनहार योजना में भी अतिरिक्त लाभ प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको 500 रुपये प्रति माह जो दिया जा रहा है पालनहार योजना में, वो तो है ही, और 6 से 18 तक के जो बच्चे हैं तो पालनहार योजना में 1000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है, तथा प्रत्येक बच्चे को 2000 रुपये का वार्षिक एक मुश्त सहायता जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब ये जो पालनहार योजना है, ये पालनहार योजना का बेनिफिशियरी है उसको ये प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अब अगर आप अगर कोई भी श्रमिक सिलिकोसिस से पीड़ित है तो उसके बच्चों को भी इसमें बेनिफिट दिया जाएगा, ये इसमें कहा गया है या ये समझाने की कोशिश की गई है। सिलिकोसिस पीड़ित और उसके परिवार को आस्था कार्ड के परिवार के समान ही बीपीएल सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उससे भी फायदा प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक मल्टी डायमेंशनल व्यू दिया गया है जिसमें सिलिकोसिस की प्रिवेंशन के लिए, उसके क्योर के लिए, और क्योर के बाद अगर कुछ ऐसी कंडीशंस में डेथ भी हो जाती है तो डेथ के बाद भी जो फैमिली थोड़ी स्टैंड हो उसके लिए भी कंपनसेशन की बात इसमें रखी गई है। अब गवर्नमेंट की कुछ पेंशन स्कीम्स है जो फ्लैगशिप स्कीम्स में इंक्लूड की गई है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मेनली तो पेंशन स्कीम में आप देखिए कि एज के हिसाब से पेंशन प्रोवाइड कराई जा रही है हर महीने। मेन हमारा जो है ये फोकस इसमें है। एकल नारी सम्मान पेंशन योजना जो है उसके अंतर्गत 18 या इससे अधिक आयु की विडो महिला है या फिर परित्यक्ता को कहेंगे अबेंडन्ड है या फिर तलाकशुदा को कहेंगे डाइवोर्स्ड है। विडो कैटेगरी में अबेंडन्ड या डाइवोर्स्ड है जिसकी स्वयं की नियमित आय का मतलब रेगुलर इनकम, इनका कोई सोर्स नहीं है रेगुलर इनकम का, और वो फीमेल इस कैटेगरी में आ चुकी है, या फिर जो समस्त स्रोत है उनको अगर कोई रेगुलर है भी तो उन समस्त स्रोतों को मिला के 48,000 रुपये जो है वार्षिक आय से कम हो तो वो इस स्कीम की बेनिफिशियरी में इंक्लूड होंगे। बीपीएल, अंत्योदय और आस्थाधारी परिवार, शहरिया, कथोड़ी, खैरवा, हमारे जो ट्राइब्स हैं उनकी महिलाएं, और HIV एड्स पॉजिटिव कैटेगरी में अगर कोई है तो वो महिलाएं जो है ऐसी विधवा, विडो, अबेंडन और डाइवोर्स महिलाओं को आय संबंधी शर्त पर छूट प्रोवाइड की गई है।
मतलब इन कैटेगरी में अगर कोई महिला है और आय उनकी 48,000 है वार्षिक, तो या फिर 48,000 से ज़्यादा भी है तो भी उनको आय संबंधित जो है उसमें छूट दी गई है। मतलब आय संबंधित उसमें आपको कोई भी क्राइटेरिया या पैरामीटर आपसे मांगा ही नहीं जाएगा। अब इसमें ठीक है, ये तो हमारा हो गया बेनिफिशियरी ग्रुप कौन सा है, लेकिन इसमें बेनिफिट क्या दिए जा रहे हैं। बेनिफिट मैंने आपको बोला इसमें 2 क्राइटेरिया होंगे जितनी भी हमारी पेंशन स्कीम्स है, एज होगा और मॉनेटरी बेनिफिट हो गया, फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। अगर 18 साल से 55 साल तक की आयु है, 55 साल तक की आयु है, इस कैटेगरी में से कोई भी महिला हो सकती है वो, तो 500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और 55 ईयर से लेके 60 साल तक अगर आयु है तो 750 रुपये प्रति माह पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। और 60 से अधिक और 75 वर्ष तक आयु है तो 1000 रुपये, और 75 से ज़्यादा है तो अमूमन यही रहता है कि 75 से ज़्यादा हो तो 1500 रुपये दिए जाते हैं, और अमूमन जो कैटेगरी है वो यही रहती है। और आगे जब हम देखेंगे तो इसमें ये ज़रूर है कि एज वाइज जैसे जैसे डिफरेंस आएगा तो थोड़ा फाइनेंशियल एड भी वेरी करता रहेगा। तो ये जो पेंशन स्कीम है, पेंशन स्कीम्स का तो आप ये मान के चल लीजिए कि आप टेबल बना लीजिए, उसमें एक तरफ एज लिख दीजिए, एक तरफ जो बेनिफिट है वो लिख दीजिए, और इसका एक टेबल बना के इसको तो एज इट इज़ याद कर लीजिए। क्योंकि प्री में भी मल्टीपल टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है, और मेंस में तो फ्लैगशिप स्कीम का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। और फ्लैगशिप स्कीम्स वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैगशिप स्कीम्स तो आपके टिप्स भी होनी चाहिए, उनकी डेट्स, बेनिफिट्स, एनीथिंग सारा जो है दैट शुड बी ऑन योर टिप्स। नाउ द नेक्स्ट स्कीम इज ओल्ड एज पेंशन स्कीम। चीफ मिनिस्टर ओल्ड एज पेंशन स्कीम में हमारे पास क्या है, जो 55 ईयर्स या उससे ज़्यादा की उम्र की महिलाएं हैं, या फिर 58 ईयर्स या उससे ज़्यादा के पुरुष है, जिनकी निर्वाह हेतु मतलब लेवलीहुड के लिए स्वयं एवं पत्नी या पति जो भी है कि नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है, या फिर वार्षिक आय जो उसमें आपने पहले जो एकल नारी वाली पढ़ी थी उसमें भी 48,000 था, इसमें भी 48,000 ही लिया हुआ है। वार्षिक आय जो है 48,000 से कम हो तो वो इसके बेनिफिशियरी की कैटेगरी में आ जाएंगे। बीपीएल अंत्योदय आस्था कार्डधारी के परिवार के जो सदस्य हैं, सहरिया, कथोड़ी और खेरवा के जनजाति के जो हमारे बेनिफिशियरी है, उनके लिए जो है आय संबंधी छूट है वो दी जा रही है। मतलब जो अपनों ने पहला एकल नारी में जो क्राइटेरिया पढ़ा था, सिमिलर क्राइटेरिया इसमें, बस इसमें एज का थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि ये वृद्धजन के लिए ऑब्वियसली, तो वृद्धजन तो जो है 50-60 इससे ऊपर होंगे तो वही कहलाएंगे, तो इसमें एज का थोड़ा सा क्राइटेरिया है। अब इसमें 75 वर्ष से अगर कम आयु के पेंशन वाले हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो 750 रुपये, 75 वर्ष से ज़्यादा है तो 1000 रुपये। 2 कैटेगरी है और सिंपल इसमें डेटा है, मेल हो या फीमेल हो दोनों का एक साथ ही दिया गया है। और बेनिफिशियरी की भी बड़ी आसान परिभाषा है इसमें। बेनिफिशियरी की तो अगर हम एकल नारी वाला भी देख लेंगे तो लगभग इसका एकदम सिमिलर है। इसके बाद है मुख्यमंत्री स्पेशली एबल्ड सम्मान पेंशन योजना, स्पेशली एबल्ड वेलफेयर पेंशन स्कीम। नाउ जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है, जो ब्लाइंड कैटेगरी में है, या फिर पार्शली ब्लाइंड कैटेगरी में है, या फिर जो चल नहीं सकते हैं, या कुष्ठ रोग से जो है पीड़ित हैं, या फिर जो हियरिंग पावर है उनका ह्रास हो चुका है, मतलब हियरिंग पावर जो है वो लॉस हो चुकी है उनकी, या फिर मेंटल डिसऑर्डर है, कुछ मेंटल रिटार्डनेस है, या फिर मेंटल डिजीज से ग्रसित है। एक या अथवा अधिक विकलांगता हो, 40% की जो है एक विकलांगता की कैटेगरी इसमें रखी गई है, मतलब क्राइटेरिया रखा गया है, या फिर तो एक कैटेगरी में 40% से ज़्यादा विकलांगता की श्रेणी हो, या फिर एक से अधिक विकलांगता हो, उससे ग्रसित हो, प्राकृतिक रूप से बौनेपन का अगर शिकार हो, वयस्क व्यक्ति के लिए मामले में ऊंचाई 3 फीट 6 इंच से कम हो, इतनी इससे अगर कम होगा तो वो बोने में इंक्लूड। अब देखिए जो बोना कैटेगरी है इसको भी हमने विशेष योग्यजन में इंक्लूड किया, तो ये हमारे इस स्टेट की इस फ्लैगशिप स्कीम की बड़ी यूनिक जो है वो पहल है। पूछा जा सकता है कि भाई इसमें जो बोना कैटेगरी है वो इसमें
इंक्लूड नहीं की गई है एक ऑप्शन देके, तो आपको याद रखना है कि नहीं इंक्लूड है इसमें। या फिर प्राकृतिक रूप से हिंसटेपन से ग्रसित हो जिसके स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय, अब देख लिए जो अब उन्होंने पहली स्कीम पढ़ी थी उसमें 48,000 था, लेकिन इसमें वार्षिक आय जो है 60,000 तक रखी गई है। और फिर वापस वही वाला क्लोज है कि बीपीएल हो, अंत्योदय अवस्था कार्डधारी हो या शहरिया कथोड़ी खैरवा जनजाति के कोई बेनिफिशियरी है, तो उनके लिए आय संबंधी जो छूट है वो आय संबंधी शर्त लागू नहीं होगी या छूट दी जाएगी। तो इसमें बस एक डिफरेंस ये है कि एक तो हमारे पास 60,000 का इसमें क्राइटेरिया है, बाकी लगभग वैसा ही है। और इसमें भी एज के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। अगर 55 ईयर्स से, इसमें अब देख लीजिए मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग चलेगा। 55 ईयर्स से कम की फीमेल है या 58 से कम के 55 के कम की फीमेल है या 58 के कम के मेल बेनिफिशियरी है तो 750 रुपये प्रोवाइड किया जाएगा। 55 से 58 के फीमेल हो या फिर 58 से 75 के मेल हो तो उन्हें 1,000 रुपये दिया जाएगा। और 75 से अधिक वर्ष के चाहे मेल हो या फीमेल हो उनको 1,250 रुपये पर मंथ पेंशन के रूप में प्रोवाइड किए जाएंगे अंडर द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ सीएम स्पेशली एबल्ड पेंशन स्कीम। किसी भी आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन व्यक्ति को 1,500 रुपये प्रति माह और प्रोवाइड किया जाएगा। ये एक एडिशनल बेनिफिट जो है इसमें प्रोवाइड किया गया है। कहने का मतलब है कि कोई ऐसा स्पेशली एबल्ड पर्सन हो जो इसको पहले कुष्ठ रोग हो चुका हो और बाद में अगर उसको कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई हो, लेकिन वो विशेष योग्यजन की कैटेगरी में आ रहा है तो उसको 1,500 रुपये प्रति माह, सबसे हाईएस्ट इसमें इस कैटेगरी में इतनी पेंशन उसको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये पेंशन वाली जो स्कीम्स है इसमें तो ऐसा कोई रिलेवेंस डेटा का ऐसा सच नहीं है, पर मेंस के हिसाब से पूछा जा सकता है। और इसमें क्या है कि सारी स्कीम आप पढ़ोगे तो एज और अमाउंट के हिसाब से बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो उसको तो रटना ही पड़ेगा, एकदम एग्जैक्टली चिपका लो चाहे कहीं पे। फिर आती है हमारे समाज कल्याण विभाग की पालनहार। ये जो स्कीम्स चल रही है अभी, चाहे पेंशन स्कीम्स हो या फिर ये पालनहार स्कीम हो, ये सारी जो है सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट की स्कीम है। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट पालनहार में क्या है, जो अनाथ बच्चे हैं उनका पालन पोषण हो, उनकी एजुकेशन अच्छे हो और एक इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन हो उनकी, और एजुकेशन का और कपड़ों का भी उनको लिवलीहुड का भी इतना प्रॉब्लम ना है, उसके लिए सरकार जो है फाइनेंशियल एड दे रही है। समाज के भीतर ही बालक बालिकाओं के लिए जो निकटतम रिश्तेदार है, परिचित व्यक्ति है या फिर वयस्क भाई है, अडल्ट ब्रदर है, निकटतम रिश्तेदार को आप क्लोज रिलेटिव, इसका टेक्निकल टर्म क्लोज रिलेटिव है, या कोई क्लोज रिलेटिव है, कोई परिचित व्यक्ति है, अडल्ट ब्रदर है अथवा सिस्टर है को पालनहार बनाकर उसकी देखभाल एवं पालन पोषण हेतु आर्थिक सहायता दी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक बच्चा है जो अनाथ हो गया है, उसको किसी क्लोज रिलेटिव ने अडॉप्ट कर लिया है, तो उसको उसकी लिवलीहुड अच्छी चले तो उसके गार्जियन को वो पैसा दिया जाएगा। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित यह योजना संपूर्ण भारतवर्ष की एक अनूठी, एक अनुकरणीय योजना, बिल्कुल अनूठी और अनुकरणीय योजना है। इसीलिए पालनहार योजना है जो काफ़ी सक्सेसफुल भी है। देखिए ये सक्सेसफुल भी है और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए इसका डिपार्टमेंट याद रखें, इसके उद्देश्य याद रखें और इसके जो लाभान्वित वर्ग है वो याद रखें, और लाभ क्या मिल रहे हैं वो भी याद रखें। लाभान्वित वर्ग में देखिए 10 लंबी चौड़ी इसकी स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, स्पेसिफिक कैटेगरीज दी गई है, जिसमें अनाथ बच्चा सबसे पहले, या फिर जुडिशियल प्रोसीजर्स जो मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग से अगर किसी बच्चे के माता पिता को या तो डेथ पेनल्टी हो गई है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया है, डेथ पेनल्टी हो गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया है, तो इन दोनों के केस में उनका जो बच्चा है उसको पालनहार योजना में बेनिफिशियरी लिया जा सकता है। निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के अगर 3 बच्चे हो तो उनको भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। पुनर्विवाहित माता के जो बच्चे हैं, जो ऐसे रीमैरिंग विडो जो है उनके जो बच्चे हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। HIV एड्स से पीड़ित माता या पिता के जो बच्चे हैं उनको बच्चों को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। मतलब अनाथ के अलावा जो अलग अलग कैटेगरीज है वो आप देखते जाइए, जिसमें
बच्चे के जो पेरेंट्स हैं या तो वो इतने डिसेबल्ड है कि वो कुछ नहीं कर पाते हैं, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस जैसी सज़ा से गुजर रहे हैं, तो उन बच्चों को भी बहुत ही रैशनली इसमें इंक्लूड किया गया, बहुत ही अच्छा इसमें स्टेप उठाया गया है। कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे हैं, नाता जो प्रथा है उसमें जाने वाली माता के 3 बच्चे अगर जो है वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। विशेष योग्यजन, अगर किसी बच्चे के माता पिता विशेष योग्यजन कैटेगरी में आ रहे हैं तो उनके बच्चे इसमें यूज ले सकते हैं, इसका बेनिफिशियरी बन सकते हैं। तलाकशुदा या फिर डाइवोर्स हो या फिर अबेंडेंड महिला है, उनके भी बच्चे इसमें लाभ ले सकते हैं। और सिलिकोसिस वाला तो हम पहले बात कर चुके हैं कि सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के जो बच्चे हैं वो भी, उनको भी इसमें पूरा लाभ दिया जाएगा। अब इसमें दिया क्या जा रहा है, एक तो आप ये रखिए कि ये 2005 में शुरू की गई थी, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, और पालनहार परिवार जो है उसकी वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें फाइनेंशियल क्राइटेरिया है, पालनहार परिवार की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में निवास कर रहा हो, और बालक बालिका की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। 18 वर्ष तक जो बेनिफिट देंगे, क्योंकि इसमें बेनिफिट जो है वो 18 वर्ष तक ही है। और इसमें ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि 3 वर्ष से जो है जो पालनहार परिवार है जिसने अडॉप्ट किया उस बच्चे को, वो राजस्थान का मूल निवासी हो। इसमें बेनिफिट क्या दिए जा रहे हैं, बेनिफिट ये दिए जा रहे हैं कि अनाथ श्रेणी के 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको 1 अप्रैल 2022 से 500 के स्थान पर 1500 रुपये प्रति माह जो है इम्प्लीमेंट करने की गवर्नमेंट ने मंशा बनाई है। पहले ये 500 रुपये प्रति महीने दिया जा रहा था, अब इसको बढ़ा के 1500 रुपये प्रति महीने किया गया है। इसके बाद अनाथ श्रेणी के जो 0 से 6 तो अब हो गए, अब 6 से 18 की अगर मैं बात करूं तो पहले इसको 1000 रुपये दिया जा रहा था प्रति महीने, अब इसको बढ़ाकर 1 अप्रैल 2022 से 2500 रुपये करने की बात कही गई है राजस्थान सरकार द्वारा। अनाथ श्रेणी की जो अतिरिक्त अन्य श्रेणी जो है 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 500 रुपये और 6 से 18 वर्ष की आयु के लिए 1000 रुपये, मतलब जो इसमें पहले दिए जा रहे थे वो इनमें प्रेजेंटली दिए जा रहे हैं। इसके अलावा उनके कपड़ों के लिए, स्वेटर के लिए, शूज़ के लिए 2000 रुपये वार्षिक, मतलब ये 2000 रुपये ईयरली है, एक मुश्त दिए जा रहे हैं ताकि ये इनको अच्छी तरीके से इनकी लिवलीहुड की जा सके। इसमें विधवा पालनहार व नाता पालनहार इसमें देनी है, तो इसमें थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन जरूर है बेनिफिशियरी को लेकर, लेकिन आप ये याद रखिए कि मोटा जो है 1500 रुपये अगर 0 से 6 साल के एज है और 6 से 18 साल की अगर एज है तो 2500 रुपये अब इस फाइनेंशियल ईयर से ये देयता जो है पालनहार योजना में शुरू कर दी गई है। तो एक काफ़ी अच्छी स्कीम है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखें। 2005 में शुरू हुई है सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में, और तमाम अलग अलग कैटेगरी के इसमें बेनिफिशियरी कौन कौन हो सकता है ये भी आप ज़रूर याद रखें। किसी स्टेटमेंट से आपसे पूछ ले कि जो पालनहार योजना में ओनली अनाथ बच्चे हैं वही इसमें बेनिफिशियरी हो सकते हैं, नहीं, और भी काफ़ी 9 कैटेगरी और है जो इसमें बेनिफिशियरी हो सकती है। अब है हमारे पास राजस्थान एग्री बिजनेस, एग्री बिजनेस एंड एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम 2019। ये बहुत ही, मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम मानता हूँ क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छा है, और राजस्थान में जो मंडी है उनके द्वारा इनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और शानदार तरीके से धरातल पे ये स्कीम्स पहुँच रही है। और कृषि में न सिर्फ किसानों को अपितु कृषि से संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इंस्टीट्यूशंस है, उनको भी कैपिटल सब्सिडीज में प्रोवाइड की जा रही है। और सच में जो कृषकों की आय दोगुना करने की हम बात करते हैं, किसानों को समृद्ध करने की बात करते हैं, ये योजना सच में उस अवधारणा को परिपूर्ण करने वाली योजना है। उद्देश्य क्या है? राज्य में कृषि विपणन आधारभूत संरचना एवं कृषि प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करना, मतलब एग्री मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्री प्रोसेसिंग, इन दोनों की जो संरचना है, एग्री मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्री प्रोसेसिंग को मजबूत करना। कैसे मजबूत करेंगे जरूर देखेंगे हम।
ये 12 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई है। इसी सरकार प्रेजेंट गवर्नमेंट ने शुरू की है, तो इसकी तो एग्जैक्ट डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। योजना के अंतर्गत कृषि उद्योगों को आप जरूर नोट करके रखें। एग्री बिजनेस की स्थापना अगर कर रही है तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या कर रही है, पूंजी निवेश अनुदान, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में सब्सिडी दी जा रही है। कितनी दी जा रही है? अगर वो फार्मर है तो उसको 50% कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे सब्सिडी दी जाएगी और मैक्सिमम वो 1 करोड़ रुपए हो सकती है। और फार्मर नहीं है, गैर कृषक है, मतलब कोई इंस्टीट्यूशन है, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको 55% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी और मैक्सिमम वो 50 लाख रुपए हो सकती है। मान लीजिए कोई फार्मर है, मैं आपको समझाना चाहूँगा इसमें कि कोई फार्मर है भाई, वो किन्नू उगाता है, वो किन्नू के लिए किन्नू की जो है फ्रूट का जूस निकाल के उसको पैकेट करके लिए फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगाता है। और फूड प्रोसेसिंग में यूनिट लगाने अगर वो मान लीजिए उसके 80 लाख रुपए लगते हैं, तो उससे 80 लाख में 40 लाख रुपए उसको वापस मिल जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी स्कीम है, 40 लाख रुपए उसको एज इट इज वापस मिल जाएंगे, कैपिटल सब्सिडी मिलेगी उसको। और उसी तरीके से अगर कृषक के अलावा गैर कृषक जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस है उन सबको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ये तो हो गया कैपिटल सब्सिडी, इसमें तो कैपिटल सब्सिडी मिल रही है इसमें। ये है इंटरेस्ट सब्सिडी, इसमें कृषकों के लिए 6% ब्याज अनुदान और गैर कृषकों के लिए 5% ब्याज अनुदान। ये कैसे काम करती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कोई किसान है, किन्नू का किसान ले लेते हैं, किन्नू की फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्री लगा रहा है, 50 लाख रुपए बैंक से उसने लोन पे लिए, 50 लाख अगर उसने लोन पे लिए, ठीक है, और मान लो बैंक ने ब्याज लगाया 12%, भाई ब्याज लगेगा आपका 12% ब्याज लगेगा, तो उसमें 6% उसको सब्सिडी मिल जाएगी, मतलब 6% गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान उसका देगी, उसको जो ब्याज है सिर्फ 6% ही देना पड़ेगा। उसी तरीके से जो गैर कृषक कैटेगरी के बेनिफिशियरी उसको 5% इंटरेस्ट सब्सिडी दी जा रही है। तो इंटरेस्ट सब्सिडी और कैपिटल सब्सिडी एक ही स्कीम में आपके पास ऑप्शन है, आप कौन सा लेना चाहते हो। बड़ी नाइस स्कीम है, बड़ी जोरदार और फार्मर्स को बेनिफिट करने के लिए शानदार स्कीम है। परिवहन अनुदान भी इसमें यूज किया गया है, जो है ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी इसमें दिया जा रहा है। अन्य राज्यों से कम 300 किलोमीटर से कृषि जिन्स परिवहन करने वाले, कम से कम 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हो, या फिर अन्य देश से निर्यात करने पर 10 से 15 लाख रुपए के अनुदान तथा ऑर्गेनिक उत्पाद अगर आप ला रहे हो तो उस अनुदान की सीमा जो है 25 लाख रुपए तक आपको छूट दी जा सकती है। 10 से 15 लाख रुपए तक आपको इसमें, अगर आप लॉजिस्टिक आपका जो खर्चा आ रहा है उसमें भी अनुदान आपको दिया जा रहा है। तो आप इमेजिन करके देखिए, अगर कोई फार्मर अवेयर है और वो इसमें लाभ लेना चाह रहा है तो उसको कैपिटल सब्सिडी में भी ले सकता है, इंटरेस्ट में भी ले सकता है, उसके साथ साथ लॉजिस्टिक कॉस्ट जो हमेशा हर कमेटी, अगर एग्री इनकम पे कोई भी कमेटी बनती है राज्य स्तर पर या फिर देश स्तर पर, नेशनल लेवल पे, हमेशा लॉजिस्टिक पॉइंट को जरूर फोकस करते हैं, तो इसमें लॉजिस्टिक पॉइंट को भी इंक्लूड किया गया है। इसीलिए ये जो है जो नए जमाने को कृषक को लेकर चलने वाली स्कीम है। इसमें लाभान्वित वर्ग हम पहले भी देख चुके हैं, कृषक की हमने बात की है, जो फार्मर एग्री प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस या फिर फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो है FPOs जिसको बोलते हैं, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, या कृषि उद्योग, जो कृषि उद्योग का या फिर विपणन मार्केटिंग से जुड़े हुए, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे फिर वो एक ग्रुप हो, इंस्टीट्यूशन हो या फिर कोई प्रतिष्ठान हो, इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, जिसमें कृषक या उसके संगठन के अलावा अन्य उद्यमी, बिजनेसमैन, एग्री प्रोसेसिंग यूनिट्स, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, ST, SC, फीमेल व 35 एज से अधिक युवा उद्यमियों की 100% भागीदारी वाली इकाइयां आदि इसकी बेनिफिशियरी में सम्मिलित है। तो इसकी जो बेनिफिशियरी है वो भी देखिए कितनी इंक्लूसिविटी उसमें रखी गई है, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कृषि की, जो FPOs हैं
कृषि उद्योग लगाने वाले, कृषि मार्केटिंग वाले जो इंस्टीट्यूशंस है, समूह है, संस्था है, उन सबको कोई भी जो काम करना चाह रहा है उसको मोटिवेट किया गया है इस योजना के अंतर्गत। अब हमारी है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। राजस्थान का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। 17 दिसंबर 2019 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। अब बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट की जा रही है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें उद्यमों को सिंपल करने के लिए उसकी स्थापना और रोजगार के जो न्यू एवेंचर्स है उनको अवेलेबल करवाने के लिए वित्तीय संस्था के माध्यम से, बैंक्स के माध्यम से इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। कैसे कैसे की जा रही है वो हम देखेंगे। देखिए, इसमें 3 कैटेगरी है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस बार बता देता हूँ मैं। अगर 0 से 25 लाख रुपए तक, इस यहाँ पे मैं अमाउंट लिख रहा हूँ, यहाँ पे इंटरेस्ट सब्सिडी 0 से 25 लाख रुपए तक आपको 8% इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। 25 लाख से 5 करोड़ तक आपको 6% इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक आपको 5% इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। ये मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का मोटा मोटी जो है सांचा है। अगर कोई भी बिजनेसमैन, अब इसमें देखिए न्यू बिजनेस है वो भी आते हैं और जो एक्सपेंशन वाले बिजनेस है वो भी इसमें आते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली नया जो उद्योग लगा रहे हैं, जो उद्योग लगे हुए हैं उसमें जो नए लगा रहे हैं वो भी आते हैं। और इसमें ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी आएगी, मैन्युफैक्चरिंग भी आएगी और सर्विस, तीनों कैटेगरीज के अंतर्गत इसमें लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इंटरेस्ट सब्सिडी ये 3 प्रकार से प्रोवाइड की जा रही है। कोई उद्यमी है जो अपनी, मान लीजिए कूलर फैक्ट्री लगाना चाहता है, उसको 20 लाख रुपए के लोन की जरूरत है, तो 20 लाख रुपए लोन उसको बैंक देगा। बैंक जो भी रेट लगाएगा उस पर 8% उसको इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। तो उद्यमियों के लिए ये योजना बहुत ही शानदार योजना है और इससे अगर आप देखेंगे तो उद्यमी लाभान्वित भी बहुत हो रहे हैं। और इसमें आपको करना भी कुछ नहीं है। अगर कोई भी उद्यमी चाहता है भाई कि उसको इंटरेस्ट सब्सिडी मिले तो जिला उद्योग केंद्र से वो संपर्क कर सकता है। सीधा एसएसओ पे जाके किसी भी ई मित्रा से या वो सेल्फ खुद भी चाहे तो, अगर उसको अच्छा नॉलेज है तो वो अप्लाई कर सकता है। एसएसओ पे अप्लाई करने के बाद ये आपकी एप्लीकेशन जिला उद्योग केंद्र चली जाएगी। जिला उद्योग केंद्र से जांच होने के बाद ये बैंक को प्रेषित कर दी जाएगी। बैंक आपका लोन करेगा। लोन करने के बाद जो इंटरेस्ट लग रहा है आपका, वो सब्सिडी जिला उद्योग केंद्र द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तो इस योजना की जानकारी, अवेयरनेस जो है, अगर जितनी ज़्यादा और लोगों तक पहुंचेगी उतना ज़्यादा इसका लोग जो है लाभ उठा पाएंगे। नेक्स्ट इज एमएसएमई एक्ट सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम, जिसके अंतर्गत राज्य उद्योग मित्र पोर्टल जो है वो काम कर रहा है। इसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन या सेल्फ सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं जो नए एमएसएमई यूनिट्स हैं, ताकि उनके किसी भी तरीके के जो है जो निरीक्षण किए जा रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस है उनसे 3 साल तक उनको राहत मिले। वो बहुत ही स्मूथलेस तरीके से, बहुत ही मोटिवेटेड तरीके से वो अपना बिना कोई इंटरवेंशन के काम कर पाए। इसमें मीडियम, स्मॉल, सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी तीनों कैटेगरी के इसमें जो है उद्योग जो है इसमें तीनों कैटेगरी के उद्योग जो है इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे। अब इसका थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण देखते हैं। हाँ, कि जैसे मैंने आपको बताया इसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम तीनों कैटेगरी के जो इंडस्ट्री है वो इसमें लाभ ले सकती है। अब ये जो अधिनियम है ये भी देखिए, इस जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है 17 जुलाई 2019 को इसको लागू किया है, तो इसलिए भी इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अंतर्गत जो उद्यमी है, जो इन्वेस्टर है, उसको 3 साल तक राजस्थान के अधीन की जो भी एक्ट्स है उसके अंतर्गत विभिन्न विभागों की किसी भी प्रकार की अप्रूवल एंड इन्वेस्टिगेशन उससे उसको फ्री कर दिया गया है। चाहे वो एमएसएमई यूनिट लगा रहा है उसको
पहले 10 डिपार्टमेंट से अलग अलग तरीके के सर्टिफिकेट लेने पड़ते थे, कुछ डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन भी होती थी, जिसके कारण उद्यमियों को ये लगता था कि हम हमारा काम करें या फिर इन्वेस्टिगेशन करवाएं या फिर दफ्तरों के चक्कर काटें। तो उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत लाने के लिए, उद्यमियों की रफ्तार बढ़ाने के लिए, उद्योगों को और सशक्त करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक कदम उठाया कि 3 साल तक आपको फ्री किया जाता है सभी इन्वेस्टिगेशन से और किसी भी प्रकार की स्वीकृति लेने से, ताकि आप अपना काम अच्छे से शुरू कर सकें। हालांकि एट द एंडिंग ऑफ 3 ईयर्स 6 महीनों की जो आवश्यक 6 महीनों के अंतर्गत आपको आवश्यक स्वीकृतियां हैं जो उद्यमी को प्राप्त करनी होगी। 3 साल ये इसीलिए आपको एक विंडो दी गई है ताकि आप अपना काम अच्छे से पहले एस्टेब्लिश, आपका पूरा फोकस अपने काम पे रहे। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी है, राज उद्योग मित्र पोर्टल, ये उसका लिंक है। इसको 12 जून 2019 को शुरू किया गया था। उद्यमी के आवेदन के पश्चात आवेदन प्राप्ति का प्रमाण पत्र उसी समय ऑनलाइन पोर्टल पर जारी कर दिया जाता है। उसी समय मतलब रियल टाइम बेस पे आप अप्लाई करोगे उसी समय आ जाएगा। इस पोर्टल पर उद्यमियों द्वारा कराए जा रहे ऑनलाइन पंजीकरणों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। तो ये हमारी MSME एक्ट सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम होगी। सो नेक्स्ट स्कीम इज RIPS, दैट इज राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019। तो RIPS की जो स्कीम है दैट इज ऑल्सो बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट। ये जो स्कीम है 17 दिसंबर 2019 से लागू है। इम्पोर्टेंट इसकी डेट है क्योंकि ये भी प्रेजेंट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है और 31 मार्च 2026 तक ये प्रभावी रहेगी। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता देता हूँ कि 7 अक्टूबर को जो इन्वेस्ट समिट हुआ है उसमें RIPS 2022 की जो नीति है उसको भी लागू किया गया। एक सेपरेट वीडियो हम इस पर बनाएंगे कि उसमें क्या है। और इसमें जो देय जमा GST है उसके ऊपर 75% की छूट है, और अगर EPF और ESI अगर कोई यूनिट जमा कर रही है तो उस पर भी 50% का रीइंबर्समेंट है या फिर छूट है। विद्युत कर, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और मंडी फीस एंड लैंड टैक्स इन पे 100% की जो है छूट RIPS स्कीम में प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी एंड कन्वर्जन चार्जेस जो है, स्टाम्प ड्यूटी एंड कन्वर्जन चार्जेस उस पर भी 100% की छूट RIPS स्कीम में प्रोवाइड की जा रही है। तो एक बड़ी मल्टी पर्पस स्कीम है जिसमें जो भी उद्योग लगाए जा रहे हैं उसमें जैसे आपको उद्योग लगेगा उससे सबसे पहले आप जमीन खरीदेंगे तो आपको स्टाम्प ड्यूटी की, कन्वर्जन कराएंगे तो कन्वर्जन की, फिर जब आप प्लाट लगा रहे हो तो उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, मंडी ड्यूटी, इवन इंटरेस्ट सब्सिडी भी इसमें है, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी भी इसमें है, कैपिटल सब्सिडी भी इसमें है, और भी अलग अलग प्रकार की बहुत सारी सब्सिडीज इसमें है। बस इसमें आपको ये है कि आपका जो कमर्शियल प्रोडक्शन है उसके कमेंसमेंट के 90 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा और आप RIPS स्कीम का लाभ ले सकते हैं। बहुत ही शानदार स्कीम, बहुत ही अच्छी स्कीम राजस्थान गवर्नमेंट की इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए। अगली हमारी स्कीम है जन सूचना पोर्टल 2019 फ्लैगशिप में एवरी जो सिटीजन है राजस्थान का उसको गवर्नमेंट स्कीम्स की घर बैठे ऑनलाइन जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड हो या फिर इजीली अवेलेबल हो, उसके लिए जन सूचना पोर्टल RTI एक्ट के तहत इसको बनाया गया है। देखिए RTI एक्ट की धारा 4(2) ये आप जरूर याद रखिए क्योंकि वो किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जन सूचना पोर्टल का RTI किस धारा के अंतर्गत बनाया गया है। धारा 4(2) की मूल भावना साकार करने के लिए 13 सितंबर 2019 को, ये डेट भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसमें लोकार्पण के टाइम पे 13 डिपार्टमेंट्स की 23 स्कीम्स की जो योजनाएं हैं उसको ऑनलाइन किया गया था। जन सूचना पोर्टल आप गूगल पे डालिए और आपको सीधा जो उसकी स्कीम्स है वो देखने को यहाँ मिल जाएगी और आप उसकी जानकारी भी ले सकते हैं। जन सूचना पोर्टल का ये पोर्टल है जिसका लिंक इस तरीके से आपके सामने दर्शाया गया है। इसके बाद हमारी है राजस्थान जन आधार योजना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है हमारे स्टेट की, फ्लैग स्कीम, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्कीम्स अमंग द फ्लैगशिप स्कीम्स। तो इसके अंदर क्या किया गया है कि राजस्थान के जो रेजिडेंशियल फैमिलीज है और डेमोग्राफिक और सोशल इकोनॉमिक सूचना है उनका डेटाबेस तैयार किया गया है और प्रत्येक परिवार को एक नंबर वन कार्ड, वन नंबर वन कार्ड वन आइडेंटिटी, वन नंबर वन कार्ड एंड वन आइडेंटिटी, इस मूल भावना को साकार करने के लिए योजना लाई गई है जिसमें आपको जन आधार कार्ड
जन आधार कार्ड जो है वो बना के दिया जाता है। जन आधार कार्ड को राजस्थान जन आधार एक्ट के अंतर्गत इसको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस का जो है दर्जा दिया गया है। इसके आधार पर आप आइडेंटिटी या फिर अपना एड्रेस का प्रूफ कहीं पे भी लागू कर सकते हैं, किसी भी तरीके की उसमें दिक्कत नहीं आएगी। और ये जन आधार क्या करेगा, जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, वो तमाम योजनाओं के जो डीबीटी है वो जन आधार कार्ड के थ्रू लॉन्च होंगे के माध्यम से बैंक खातों में, और गैर नगद लाभ जो है नॉन कैश बेनिफिट्स है, आधार अधिप्रमाणन उपरांत घर के समीप हस्तांतरित करवाना का मतलब है कि आप किसी भी स्कीम में अगर लाभ ले रहे हैं, उसमें आपको डीबीटी मिल रहा है, तो आप सबसे पहले आपको जन आधार कार्ड बनाना पड़ेगा, उससे आपको इस स्कीम के साथ में लिंक करवाना पड़ेगा, और जन आधार कार्ड का जो बैंक अकाउंट है उसमें सीधी बेनिफिशियरी के खाते में राशि चली जाएगी। राजस्थान के जो निवासी है उनकी जल कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के अतिरिक्त ई कॉमर्स और बीमा सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्र तक विस्तार करने के लिए भी इस पोर्टल का यूज किया जा रहा है, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी का जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी का हमारा जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, उसको साकार किया जा सके। जिसको 12th जो 5th ईयर प्लान था उसमें भी इसको थीम में अंदर इंक्लूड किया गया था। ई मित्र तंत्र जो है, ई मित्र सिस्टम जो है, उसको जन आधार प्राधिकरण, जन आधार अथॉरिटी के अधीन लाकर उसके विनियमन द्वारा प्रभावी नियंत्रण और संचालन करना है। ई मित्र तंत्र को हम यूज कर रहे हैं जन आधार कार्ड मेकिंग के लिए और इजीली अवेलेबल करवाने के लिए और उसकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए। राजस्थान में जो जनसांख्यिकी संबंधी पंजीयन है, जनसांख्यिकी का अगर इंग्लिश वर्ड देखूंगा तो डेमोग्राफिक रिलेटेड जो रजिस्ट्रेशन है, जैसे जन्म, मृत्यु, आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, आधार है, इस तरीके के जो आपके ऑथेंटिफिकेशन है उसको इसके अधीन लाकर राज्य की रियल टाइम जनगणना को है वो अपडेट करना है, अद्यतन करना है, ये इसका वन ऑफ दी ऑब्जेक्टिव है। और राजस्थान में जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक ढांचा है उसको एक्सटेंड करना है और स्ट्रेंथन करना है। एक्सटेंड और स्ट्रेंथन कैसे होगा? ऐसे होगा कि हमने ई मित्र संचालन सिस्टम को इसके अंडर ले लिया है, सूचना ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं और जितनी भी डीबीटी है वो भी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है। तो इस तरीके से मिडलमैन की जो संभावना है उसको समाप्त करना है और डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बेनिफिशियरी तक रीच सुनिश्चित करना इसका एम है। महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड वीमेन एम्पावरमेंट। क्योंकि जब जन आधार कार्ड, हमें पता है कि जन आधार कार्ड जो है वो फीमेल मुखिया जो है, फीमेल लीडर जो है घर की, उसके नाम पे बनेगा और उसी के खाते में जो है पैसा आएगा। तो वित्तीय समावेशन और वीमेन एम्पावरमेंट दोनों एक साथ लेके ये स्कीम चल रही है। राजस्थान सरकार द्वारा जन कल्याण के लाभों की योजना है तो परिवार, फैमिली और परिवार के सभी सदस्यों को जो है पात्रता का निर्धारण करना, इस योजना के शुरू सुनिश्चित करना रखा गया। लाभान्वित वर्ग इसके राजस्थान के सभी निवासी है, सभी सिटीजन है। अब इसका जो एक ब्रीफ डिस्कशन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से इसको समझ लीजिए, जो चीज़ आपको नोट करनी है कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्कीम है। राजस्थान जन आधार योजना 2019 का शुभारंभ 18 दिसंबर 2019 से किया गया था और इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के प्रभावी क्रियान्वयन मतलब इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए 18 दिसंबर 2019 से ही राजस्थान जन आधार अथॉरिटी एक्ट जो है 2020 इसको ये लागू कर दिया जा चुका है। ये अब देखिए ये एक स्टैट्यूटरी माध्यम को अपनाया गया ताकि जो ये योजना है बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके, स्टैट्यूटरी इसका बेस बन सके। जन आधार जो अथॉरिटी या प्राधिकरण है उसकी एस्टेब्लिशमेंट और उसका कंपोजिशन और उसकी कमेटी जो है उसकी किस तरीके से काम करेगा, क्या इसके फंक्शन रहेंगे, कमेटी कार्य करने की समिति का कंपोजिशन क्या रहेगा, ये सारी जो है वो इस नोटिफिकेशन के थ्रू प्रकाशित हो चुकी है। तो इसका कहने का मतलब है कि मोटा मोटी इसका खांचा एकदम अच्छे से स्टेट लेवल पे तैयार कर लिया गया है ताकि इसका इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव हो। राजस्थान जन आधार अथॉरिटी रूल्स जो है, देखिए एक्ट तो 2020 में बन गया था, रूल्स 2021 में 4 अगस्त 2021 को इसके लागू कर दिए जा चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो रूल्स में प्रोविजंस है वो इस प्रकार से है कि राजस्थान के सभी जो रेजिडेंशियल फैमिलीज है पंजीयन कराने में जन आधार कार्ड को प्राप्त करने हेतु पात्र है, एलिजिबल है, आराम से वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
जो नॉमिनेट करने वाले प्रत्येक जो परिवार है उसको तो 10 नंबर, देखिए फैमिली को 10 नंबर की आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा और उस फैमिली के अंदर जो भी सदस्य है व्यक्तिगत रूप से 11 नंबर की एक आइडेंटिफिकेशन उनको प्रोवाइड किया जाए। जैसे ये जन आधार कार्ड आपका बना, यहाँ के अपने फैमिली के जो फीमेल मुखिया उनकी फोटो यहाँ पे रहेगी और 11 डिजिट का जो है फैमिली का जन आधार कार्ड नंबर यहाँ पे रहेगा और इसी के जस्ट बैक साइड में यहाँ पे जितने भी उस परिवार में सदस्य हैं उनकी फोटो रहेगी और एक व्यक्तिगत 10 नंबर का जो है जन आधार नंबर उनको अलाउ किया जाएगा, इशू किया जाएगा। इस तरीके से जन आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। भविष्य में जो वेलफेयर स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उनके जो बेनिफिट्स है इस कार्ड के माध्यम से ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जो डीबीटी है मैंने आपको बताया वो तो इस कार्ड के माध्यम से ही टोटली अलाउ की जा रही है। जन आधार प्लेटफॉर्म से जुड़ी व जुड़ने वाली 171 स्कीम्स के लिए आधार आदि प्रमाण आवश्यक करने हेतु अधिसूचना 2021 को गैजेट के द्वारा पब्लिश कर दी जा चुकी है। तो 171 योजनाओं को इसमें अभी तक शामिल कर लिया गया है। 171 योजनाओं का जो लाभ है वो जन आधार कार्ड से ही आपको मिल सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में और विद टाइम ये जो संख्या है 171 योजनाओं की ये और बढ़ेगी और योजनाओं को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इसके बाद हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, सोशल सिक्योरिटी पेंशन है, आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना एक्सेट्रा 114 योजनाएं के लाभ जो है हस्तांतरित या ट्रांसफर किए जा रहे हैं। 1 मई 2022 से राजस्थान में जन आधार कार्ड को राशन कार्ड घोषित कर दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब राशन कार्ड आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। आप अगर जन आधार कार्ड लेके जाते हैं तो उसी को राशन कार्ड के रूप में पहचान लिया जाएगा और राशन कार्ड के जो बेनिफिट्स है जन आधार कार्ड के बेस पे ही आपको दिए जाएंगे। आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता है कि राशन कार्ड अलग से बना के लाइए। इस योजना के अंदर जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है इसके माध्यम से तथा जो नॉन कैश बेनिफिट्स है उसके माध्यम से बेनिफिट जो है बेनिफिशियरी को पहुंचाया जा रहा है। भारत सरकार का जो नोटिफिकेशन है 9 मई 2020 इसके द्वारा जन आधार कार्ड को परिवार और उनके सदस्यों की प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस तथा प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का इफेक्टिव या फिर मैं कहूँ तो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो घोषित कर दिया जाए। जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है और भारत सरकार द्वारा इसको मान्यता दी गई है कि जन आधार कार्ड अगर आपके पास है तो इन तीनों में से भी आपको जो भी प्रूफ एज ए जन आधार कार्ड आप लेना चाहते हैं तो दैट इज एप्लीकेबल, वो मान्य होगा, कोई उसको मना नहीं कर सकता है। इसके बाद हमारी यह मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है। इसके अंतर्गत ये भी प्रेजेंट गवर्नमेंट में शुरू की गई है तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। बहुत ही शानदार स्कीम है। जो बेरोजगार और छात्र छात्राएं हैं जिनको डिग्री करने के बाद अभी किसी प्रकार की नौकरी वो हासिल नहीं कर पाए तो उनके लिए स्कीम चलाई जा रही है और इसके अंतर्गत उन्हें फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही है ताकि वो अपना बेरोजगारी का टाइम उस फाइनेंशियल हेल्प से निकाल सके, अपनी तैयारी कर सके और इसके बाद में अच्छे से वो स्टेबल हो सके। और इस योजना को 1 फरवरी 2019 को प्रदेश में लागू किया गया था। सबसे पहले जब ये योजना लागू की गई थी तो 3,035 को इसमें क्राइटेरिया था। 3,000 रुपये जो है अपने यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट्स है, मेल बेरोजगार कैंडिडेट्स है उनको पर मंथ दिया जा रहा था और महिला विशेष होकर जो ट्रांसजेंडर जो कैटेगरी है उनको 3,500 रुपये पर मंथ प्रोवाइड किया जा रहा था और 2 ईयर्स तक 2000 तक बेरोजगारी भत्ता या फिर मैं कहूँ तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के नाम से इसको दिया जा रहा था। और अभी 2021-22 को जो बजट घोषणा है उसके बिंदु संख्या को अगर हम ध्यान से पढ़े तो उसमें इसके बेनिफिट्स को इंक्रीज करने की बात की गई थी 1,000 रुपए के मार्जिन से। तो अब आप देखें तो प्रेजेंट में ये जो मेल बेरोजगार है उनके लिए 4,000 रुपये प्रति माह और जो फीमेल है, ट्रांसजेंडर है और विशेष योग्यजन है उस कैटेगरी के लिए 4,500 रुपये प्रति महीना इस योजना में दिया जा रहा है। और इसके साथ ही 4 घंटे का, ये ध्यान रखिए, 4 घंटे का प्रतिदिन इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी। ये इसमें एक अलग से क्लॉज जोड़ा गया है। जैसे कोई आप बेरोजगार है, आप इसमें इंक्लूड करते हैं तो आपको इंक्लूड करने के बाद आपका रोजगार जो है रोजगार डिपार्टमेंट में आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी। रोजगार डिपार्टमेंट आपको एक डिपार्टमेंट
अलॉट करके देगा। फॉर एग्जांपल आपको तहसील अलॉट करके दे दी, तो उस तहसील में जाइए और रोज 4 घंटे उस तहसील में आपको काम करना पड़ेगा, इंटर्नशिप लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपके जो ये है 4,000 और 4,500 रुपए है वो आपके खाते में आएंगे। तो ये 4 घंटे का इंटर्नशिप वाला जो प्रोग्राम है वो इसमें इस बार नया जोड़ा गया है। ये बहुत ही इफेक्टिव भी है क्योंकि इसमें स्किल भी डेवलप होती है और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के काम भी सीख जाते हैं। जो बेरोजगार तैयारी कर रहा है तो वो आगे सरकारी नौकरी में किसी संस्था में जाएगा तो जो सरकार का ट्रेनिंग के टाइम पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो काफी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इस इंटर्नशिप के माध्यम से वो काफी चीजें सीख के आ चुका होगा। इसीलिए क्लोज को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है और बहुत इफेक्टिवली इसको लागू भी किया जा रहा है। इसके बाद है हमारी कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना, जिसके अंदर स्कूटी वितरण की जाती है। इसके अंदर राजस्थान राज्य के जो सरकारी स्कूल है, राज्य सरकार द्वारा संचालित और आवासीय विद्यालय दोनों, उसमें रेजिडेंशियल स्कूल जो है उसको भी इंक्लूड किया गया है और जो हमारे प्राइवेट स्कूल है उसको भी इंक्लूड किया गया है। इसमें 12वीं तक के नियमित रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए, प्राइवेट से उसने नहीं की। 12वीं में जो अध्ययन कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित है। छात्राओं में कंपटीशन की भावना को डेवलप करने के लिए और हायर एजुकेशन को और प्रमोट करने के उद्देश्य से ये स्कीम जो है चलाई गई है। स्कीम में हो क्या रहा है, किस तरीके से मदद मिल रही है। राजस्थान के डूंगरपुर में जो है शिक्षा की जो अलग जगाने के लिए 17 जून 1947 को अपने प्राणों का बलिदान कालीबाई ने दिया था। ये हम अपनी राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ भी चुके हैं कि जब कालीबाई के 2 टीचर्स को अंग्रेजी सरकार के सिपाहियों द्वारा पकड़ के घसीटा गया और अभद्र व्यवहार किया गया, तो कालीबाई ने जिस रस्सी से पकड़ के उनको घसीटा जा रहा था तो वो रस्सी काट दी थी और अपने टीचर्स की जो जान बचाई थी। तो ये जब काम कालीबाई कर रही थी तो यहाँ पे जो अंग्रेजी हुकूमत के सिपाही थे उन्होंने कालीबाई को गोली मार दी थी। तो इस कारण कालीबाई अपने इतिहास में शिक्षा को महत्व देने के लिए, शिक्षा को प्रमोट करने की दृष्टि से अमर हो गई और इसीलिए कालीबाई के नाम से स्कीम गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई है। ये योजना 1 अप्रैल 2020 को से हमारे राज्य में प्रभावी है और इसमें स्कूटी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। और किस तरीके से आगे इसमें लाभान्वित और पात्रता डिसाइड होती है ये भी हम देख लेते हैं। और इसमें जो सम्मिलित विभाग है जिसमें हायर एजुकेशन विभाग भी है, सभी वर्गों की छात्राओं हेतु ये काम कर रहा है। सोशल जस्टिस एंड सोशल अधिकारिता जो विभाग है वो एससी कैटेगरी के जो छात्राएं हैं उनके लिए बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास प्रोग्राम है जो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत जो ट्राइबल छात्राएं हैं उनको इस योजना में लाभ दिया जा रहा है। इसी तरीके से माध्यमिक शिक्षा विभाग जो है, जो EWS कैटेगरी की गर्ल्स है उनको इसमें लाभ दे रही है और अल्पसंख्यक मामला विभाग जो है अल्पसंख्यक वर्ग के जो छात्राएं हैं उनको दे रही है। तो इसमें जो क्या है डिपार्टमेंट वाइज जो है छात्राओं को लाभ दिया जा रहा है। इसीलिए देखिए इसमें मल्टी डिपार्टमेंट्स का रोल तय किया गया है, उनकी ड्यूटी निर्धारित की गई है। पात्रता अब पूर्ण करने के बाद जो बेनिफिट इसमें क्या दिया जाएगा ये भी हम देख लेते हैं। एक स्कूटी दी जाएगी, स्कूटी के साथ में छात्र को स्पूर्द करने तक का रजिस्ट्रेशन परिवहन व्यय जो है वो सरकार द्वारा उठाया जाएगा। 1 साल तक का सामान्य बीमा, 5 वर्षीय तृतीय पक्षकार बीमा, थर्ड पार्टी बीमा 5 साल का और 1 वर्ष का जो जनरल बीमा होता है 1 साल का वो राज्य सरकार द्वारा बना के दिया जाएगा। 2 लीटर पेट्रोल वितरण के समय एक बार ही, ताकि वो स्कूटी चला के ले जाए अपने घर तक, उसके बाद उसको यूज करे। और हेलमेट भी इसमें, तो गवर्नमेंट जो है स्कूटी के साथ उसकी नेसेसरी एक्सेसरीज जो है वो भी इसमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। और नो डाउट गवर्नमेंट जो है फीमेल्स में या छात्राओं में एक उनको मोटिवेट करने की दृष्टि से स्कूटी का वितरण कर रही है। और ये स्कीम मैंने पर्सनली भी देखा है कि काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट की जा रही है, किसी तरह की कोई धांधली इसमें नहीं है। और जो स्कूटी प्राप्त कर रही है छात्राएं, उनसे गांव की जो लड़कियां वो और मोटिवेट हो रही है, गांव के अभिभावक भी मोटिवेट हो रहे हैं अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए। इसमें पात्रता क्या है कि राजस्थान आरबीएसई से अगर आप 12वीं पास है तो मिनिमम आपको 65% नंबर चाहिए, या सीबीएसई से अगर 12वीं आपने पास की है तो मिनिमम 75% आपको लाने होंगे। ऐसी जो उत्तीर्ण छात्राएं हैं और राजस्थान में किसी भी विद्यालय से पास आउट हो उनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। राजस्थान में स्थित कोई भी ऐसी
यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप ग्रेजुएशन डिग्री ले रहे हैं और आप वहाँ से रेगुलर स्टूडेंट हैं। और जो आपकी स्नातक डिग्री है, जो आपकी ग्रेजुएशन है में, उसमें एडमिशन में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के 1 वर्ष का अंतराल होने पर योजना का जो लाभ है वो देय नहीं होगा। मतलब 12वीं के बाद जस्ट आप कॉलेज ज्वाइन कर लो, अगर कॉलेज ज्वाइन करने में 1 वर्ष का अंतराल आया है तो ये इसमें आपको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अन्य किसी योजना में अगर आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही है छात्राएं, इस योजना में लाभान्वित होगी। ऐसा नहीं होगा कि अन्य योजनाओं में आप लाभ ले रहे हैं तो इस योजना में लाभ नहीं ले पाएंगे। किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता या छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली छात्रा को इस योजना में वंचित नहीं किया जाएगा। इस बेस पे आपको नहीं छोड़ा जाएगा कि आपने दूसरी योजना में लाभ ले रखा है। जिन छात्राओं ने उक्त योजना लागू होने से पूर्व उनकी किसी भी कक्षा में प्राप्तकों के आधार पर राज्य सरकार की किसी भी योजना में स्कूटी का लाभ प्राप्त कर लिया है, वे छात्रा इस स्कूटी प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी। कुल मिला के अगर एक बार स्कूटी मिल गया तो फिर उसको इंक्लूड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, सेंस भी नहीं बनता है। परंतु पूर्व में जो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट विभाग है या डेवलपमेंट प्रोग्राम है या स्कूल शिक्षा विभाग है, हमारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यहाँ से 10वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर किसी बालिका को 10वीं के परिणाम के आधार पर 10वीं के रिजल्ट के आधार पर स्कूटी प्राप्त हुई है तो उस छात्र को 12वीं का अगर उसका जब रिजल्ट आएगा उसके अगर आधार पर वो पात्र है तो 40,000 रुपए तक एक मुश्त राशि उसको प्राप्त होगी स्कूटी की जगह। तो ये कुछ टेक्निकल इसमें इशूज रखे गए हैं जो काफी लॉजिकल है और काफी रैशनल है, रखनी भी चाहिए इतना तो। और योजनाओं में जो लाभार्थी छात्रा है उसके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक इसकी सीमा रखी गई है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग या ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है इसके द्वारा संचालित कोई भी योजना है, इम्प्लीमेंटिंग कोई भी स्कीम है का लाभ आयकर नहीं देने वाले सभी परिवारों की पात्र छात्राओं को दिया जाएगा। तो इस तरीके से इसको इंक्लूड किया गया है, इस तरीके से योजना को क्या है इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट हमारा है देव नारायण छात्रा स्कूटी योजना। देखिए काली भाई स्कूटी वितरण योजना हम देख ली, देव नारायण छात्रा स्कूटी योजना है उसमें क्या क्या है। देखिए मेनली तो बेनिफिशियरी कैटेगरी है, उसका एक बड़ा डिफरेंस है इसमें। राजस्थान में जो अति पिछड़े वर्ग की छात्राएं हैं उनको इस देव नारायण स्कूटी योजना में मेनली उनके लिए डेडिकेटेड है, जिसमें 12वीं कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा यूनिवर्सिटी द्वारा ऑर्गेनाइज ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री परीक्षाओं से अधिक अंक लाने के लिए जो पात्रता रखी गई है उसमें से इंक्लूड किया जाएगा ताकि गर्ल एजुकेशन जो है वो और प्रमोट हो और मोटिवेट हो गर्ल्स। लाभान्वित वर्ग बेनिफिशियरी कैटेगरी इसमें क्या है, पिछड़े वर्ग में गुर्जर सहित 5 जातियां जैसे बंजारा, बाल्दिया, लबाड़ा, गाड़िया, लोहार, गाडोरिया, गुज्जर और रायका, रेबाड़ी और गडरिया, इन जो कैटेगरीज को है इसमें इंक्लूड किया गया है। इसीलिए इस जो देव नारायण छात्र स्कूटी योजना है मैं आपको बताया था, बेनिफिशियरी जो कैटेगरी है मेनली उसका डिफरेंस है। इसमें काफी पिछड़े वर्ग के जो छात्राएं हैं उनको स्पेसिफिकली फायदा देने के लिए स्कीम इम्प्लीमेंट की जा रही है। राजस्थान मूल की अति पिछड़े वर्ग की वे छात्राएं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या सीबीएसई द्वारा आयोजित 12वीं, अब देखिए पिछली बार तो हमने आरबीएसई सीबीएसई अलग अलग कर रखा था, इसमें सीधा ही कर दिया जो आरबीएसई हो सीबीएसई हो आपको 50% मिनिमम मार्क्स लाने हैं बस। तथा किसी भी जो हमारा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या राज्य स्टेट द्वारा फाइनेंशियली एडेड यूनिवर्सिटी है उसमें स्नातक डिग्री में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययन हो, रेगुलर हो, ठीक है, ऐसा ना हो कि प्राइवेट करी हो, को वरीयता के आधार पर 1500 स्कूटी स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की जाएगी। ये इस स्कीम में इस गवर्नमेंट प्रेजेंट गवर्नमेंट द्वारा लक्ष्य रखा गया। 6 जो छात्र रिमेनिंग जो स्टूडेंट्स हैं जिनके स्नातक प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष में क्रम से पूर्णतः 50% या इससे अधिक नंबर प्राप्त किए गए उन्हें फाइनेंशियली एड दिया जाएगा। प्रथम वर्ष वालों को 10,000 रुपए और द्वितीय वर्ष वालों को 20,000 रुपए और तृतीय वर्ष वालों को 50,000 रुपए। इस तरीके से इनको फाइनेंशियली एड प्रोवाइड की जाएगी। और जो पोस्ट ग्रेजुएट होने वाली स्टूडेंट्स हैं उनको 20,000 रुपए जो है प्रति वर्ष फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरीके से इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। देव नारायण स्कूटी योजना मेनली जो है अति पिछड़ा वर्ग जो है उसको बेनिफिट देने के लिए सेपरेट स्कूटी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम इम्प्लीमेंट राजस्थान सरकार द्वारा की जा रही है। आगे की हमारी योजना है इंदिरा रसोई योजना। आमजन को स्थानीय स्वादानुसार सस्ती दर पर शुद्ध, पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक प्योर
न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी या फिर हेल्थ कॉन्शियस फूड प्रोवाइड करने की योजना है। कोई भी राजस्थान में कोई भी सिटीजन है या फिर कोई भी व्यक्ति है वो इसमें लाभ ले सकता है, और कोई भूखा ना सोए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये थीम रखी गई थी स्कीम की कि कोई भूखा ना सोए। इसको मूर्त रूप देने के लिए हमारे यहाँ के प्रदेश के 213 जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज है उनमें लगभग 350 स्थायी रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना को 20 अगस्त 2020 को, ये इम्पोर्टेंट है डेट, काफी एग्जाम से पिछली बारी कुछ ही भी हुई थी, आप इसको याद रखना, इसको प्रारंभ किया गया है। इसके माध्यम से जो है प्रति थाली 8 रुपए आपसे लिया जाएगा। एक्चुअली ये जो थाली जो है इसमें राज्य सरकार द्वारा 12 रुपए थाली अनुदान दिया जा रहा है, और 1 जनवरी 2022 से बढ़ाकर 70 रुपए प्रति थाली कर दिया गया। अभी जितना मेरे को इसमें इंफॉर्मेशन है 8 रुपए प्रति थाली अभी तो दिया जा रहा है, हो सकता है अब ये 70 रुपए थाली जल्दी दिया जाने लगे या फिर हो सकता है इम्प्लीमेंट हो गया हो, लेकिन 8 रुपए प्रति थाली की जो है वो कॉस्ट इसमें कर रखी है। हाँ, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो गया है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो थाली है 25 रुपए की थाली है, ठीक है, अभी भी 8 रुपए दिया जा रहा है। इसमें 8 रुपए जो है वो सिटीजन या हम देंगे या नागरिक देगा, सिटीजन देगा, और 70 रुपए की आप मान लीजिए सब्सिडी के रूप में या किसी भी रूप में मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा निर्वहन किया जा रहा है। 25 रुपए की थाली में आपको 8 रुपए देना है और आपको आज में जो है पौष्टिक और अच्छा स्वाद वाला खाना यहाँ पे मिलेगा। अब इसमें रसोइयों की संख्या दे रखी है कि यहाँ पे इतनी, यहाँ पे इतनी, नगर परिषदों में इतनी और ये सब, तो एज इट इज ये संख्या जो है ये अपने को भी याद करने की जरूरत नहीं है, और ये टाइमिंग ग्रेजुअली इंक्रीज की जा रही है। जहाँ पे इंदिरा रसोइयाँ नहीं खुली है वहाँ पे भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, खोलने की जद्दोजहद की जा रही है। नगर निगम क्षेत्र जो है वहाँ पे प्रति रसोई 300 थाली लंच और 300 थाली डिनर, और नगर परिषद स्तर पर 150 थाली लंच और डिनर की व्यवस्था करने के लिए प्रावधान इसमें रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 के बजट में रसोइयों की संख्या 358 से बढ़ाकर 1000 किए जाने की घोषणा कर दी जा चुकी है, और अभी तक 870 जो है रसोइया काम कर रही है, और 130 अभी भी इस वित्तीय वर्ष में सरकार का लक्ष्य है कि अब इसको और बनाएं। इसके बाद हमारी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, बहुत शानदार योजना है, और हाल फिलहाल में ये जो है इम्प्लीमेंटेशन इसका अच्छा चल रहा है दोनों स्तर पे, राज्य स्तर पे भी मॉनिटरिंग हो रही है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। 50,000 रुपए तक का जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको उनके लिए बिना किसी ब्याज के ब्याज मुक्त ऋण प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि वो क्या है सेल्फ रिलायंट हो सके, सेल्फ एम्पावर्ड हो सके, खुद का कुछ काम कर सके। शहरी क्षेत्रों में ये लाभ दिया जा रहा है। इसमें देखिए स्ट्रीट वेंडर है, बेरोजगार युवा है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसको इसमें टारगेट किया जा रहा है ताकि वो लोन ले और एक ऑफिशियल फाइनेंशियल सर्कल में भी आए, ऑर्गेनाइज्ड भी हो, फाइनेंशियली एड भी उन्हें मिले। योजना के तहत शहरी क्षेत्र में आप ध्यान रखिए कि ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है, शहरी क्षेत्र में जो रेजिडेंशियल स्ट्रीट वेंडर्स है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के सर्विस प्रोवाइड कराने वाले सिटीजन्स है, जैसे हेयर ड्रेसर या रिक्शा चलाने वाले या कुमार, खातिन और मिस्त्री, इस तरीके से जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन ऑफिशियली ऑर्गेनाइज सेक्टर में काउंट नहीं होते हैं। और नल बिजली मरम्मत करने वाले प्लम्बर है, या हमारा जो गाड़ी सही करने वाला मैकेनिक है, इस तरीके से तमाम जो जॉब है सर्विस वाली छोटी मोटी जो जॉब्स है जिनको डेली बेसिस पे काम मिलता है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में इंक्लूड नहीं की है, उनको टारगेट किया गया है। बैंक के माध्यम से 50,000 रुपए तक का बिना किसी ब्याज के मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो खुद का काम शुरू कर सके, रेगुलर काम शुरू कर सके। 2 इसमें टारगेट लिए गए हैं, एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो और दूसरा ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसमें इनकी भागीदारी बढ़े। तो इस माध्यम से ये योजना शुरू की गई है। 26 नंबर योजना हमारी है घर घर औषधि योजना। राजस्थान के प्रत्येक घर में औषधीय पौधों का वितरण किया जा रहा है ताकि ये जो है ये योजना इम्प्लीमेंट हो सके और अच्छे से इसको औषधीय पौधे हैं उनकी डेंसिटी बढ़ाई जा सके। मानव स्वास्थ्य रक्षण और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए
ये जो स्कीम है 1 अगस्त 2021 को शुरुआत की गई। ये डेट आप जरूर याद रखिए। जैसे कि मैंने बताया, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो स्कीम लॉन्च कर रही है उसकी तो डेट आपको डिप्स पे रहनी चाहिए, इसमें कोई लापरवाही नहीं चलेगी। इसमें 2005 साल तक इसको अभी तक चलाया गया, जिसके अंदर 1,26,00,000 परिवारों को बेनिफिट देने की बात की गई है। इसमें 4 प्रकार की औषधि, ये चारों औषधि एकदम रट लो एकदम, क्योंकि ये चारों मेंस में भी काम आएगी, प्री में भी काम आएगी और कहीं पर भी पूछ सकते हैं। चाहे आप जो टेस्ट सीरीज दोगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तब भी आप देख लेना, क्वेश्चन बार बार आएंगे, मेंस में भी आएंगे और ये कभी भी पूछ सकते हैं। ये 4 कौन कौन से औषधीय पौधे हैं? तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ। तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ। आप इसको ऐसे याद कर लो, जी तक, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म बना दो, जी तक। गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा और कालमेघ, जी तक। ये जी तक जो है 4 औषधियां जो इस योजना में कर दी। इसमें 8 औषधीय पौधे निःशुल्क प्रोवाइड किए जाएंगे हर घर को, ताकि वो घर में लगा सके और उनको पोषित कर सके और हमारे स्टेट में इसकी इंटेंसिटी बढ़े। अब हमारे पास है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, बहुत ही शानदार योजना है और किसानों को लाभान्वित करने के लिए बहुत ही इफेक्टिवली इंप्लीमेंट की जा रही है और किसान खुद इससे लाभान्वित हो रहा है। ग्राउंड लेवल पे इसकी इंप्लीमेंटिंग एफिशिएंसी आप देख सकते हैं। इसमें जो आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए योजना चलाई गई है, बिल जो है फार्मर्स का, उसमें इस योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। किस तरीके से दिया जा रहा है? सामान्य श्रेणी के जो ग्रामीण उपभोक्ता है उसको जो है इसमें इंक्लूड किया गया है, उस कैटेगरी को लाभ दिया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा? योजना के अनुसार अजमेर, जयपुर और जोधपुर 3 विद्युत वितरण निगम है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कोऑपरेशंस, ठीक है। 3 विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है हमारे पास, हमें पता है अजमेर, जयपुर और जोधपुर। तो इन तीनों के द्वारा ये छूट, ये जो है अप्लाई करवाया जाएगा। मई 2021 में लागू की गई थी। इसमें क्या होगा? इसमें सामान्य श्रेणी के है, देखिए सिर्फ सामान्य श्रेणी के जो ग्रामीण कृषक है उनको इंक्लूड किया गया। तो ये आप जो इसके कीवर्ड्स पकड़ना सीखो कि भाई किस स्कीम में कीवर्ड क्या है, क्योंकि क्वेश्चन किस तरीके से आता है, कहाँ से वो पकड़ता है, थोड़ा सा जो पेपर बनाने वाला है उसका माइंडसेट भी आप थोड़ा सा देखने की कोशिश किया करो। अगर आप पॉलिसी मेकिंग बना रहे हो तो आप किस किस चीज का ध्यान रखोगे? भाई आप घर बना रहे हो तो कल क्या क्या चीज का आप ये ध्यान रखोगे? ईंटें मेरी क्वालिटी वाली ईंटें आए, सीमेंट क्वालिटी की आए, जब वो चिड़ रहा है मिस्त्री भी क्वालिटी का है, चिड़ के तैयार हो गया तो भाई उसमें तराई एकदम टाइम से तराई हो। तो अब जैसे आप ये पूरा खाका करके एक बच्चे को बताओगे तो उसको सारी चीजें बराबर लगेगी, भाई ईंट भी उसको वैसे लगेगी, सीमेंट भी वैसे लगेगी। अब वो बच्चा अपनी जब, क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं, आप वैसे हो चुके हैं, आपको पता है कि भाई ईंट कितनी इंपॉर्टेंट है, सीमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, तराई कितनी इंपॉर्टेंट है, तो वो बच्चे को भी पता है। वो बच्चे को अपनी समझ विकसित करनी पड़ेगी, आपको ये समझ विकसित करनी पड़ेगी भाई इसमें इंपॉर्टेंट क्या होती है। बेनिफिशियरी क्लास में भी क्या चीज जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस की जाती है पॉलिसी मेकिंग के टाइम पे, और जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं वही आपका पेपर सेट करेंगे, तो क्वेश्चन भी उसी तरीके से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसके मीटर और फ्लैट रेट श्रेणी के कृषि उपभोक्ता जो है वर्तमान में उनको ये टैरिफ अनुदान के रूप में ये दिया जा रहा है। टैरिफ अनुदान तो दिए जा रहे हैं, इसके साथ साथ में जो है 1,000 रुपए प्रति महीना और 12,000 रुपए अपना पूरा साल का हो गया, इतना जो है अनुदान दिया जा रहा है बिजली के बिल पर। विद्युत विपत्र में समायोजन के माध्यम से दिया जा रहा है। किसी भी माह में बिल राशि 1,000 रुपए से कम होने पर अनुदान की शेष राशि का लाभ वित्तीय वर्ष के आगामी माह में समायोजित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के है कि 1,000 रुपए पर मंथ जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है उसमें लाभ दिया जा रहा है, और मैक्सिमम 12,000 ले सकते हो आप, 12,000 प्रति वर्ष। फिर लास्ट योजना हमारी है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण अभियान या मातृत्व पोषण योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। गर्भवती महिला और जो लैक्टेटिंग मदर्स है, स्तनपान करने वाली माताएं, उनको 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण न्यूट्रिशन की स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए, जन्म के समय कम से कम वजह और दुर्बलता की घटनाओं को कम करने के लिए योजना चलाई गई है। 1 नवंबर 2020 को ये योजना है वो चलाई गई है।
और इसकी जो इम्पोर्टेंट गौर करने वाली चीज है वो दूसरी संतान पे इसको है लाभ दिया जा रहा है। आप जितना भी जननी सुरक्षा योजना देखो या कोई भी गवर्नमेंट की, राजस्थान गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की देखो, तो उसमें जो पहली संतान है उस पर तो सब में लाभ दिया जा रहा है, लेकिन बहुत कम स्कीम है या ना के बराबर स्कीम है जैसे दूसरी संतान है उसको टारगेट करके उस पर लाभ दिया जा रहा है। तो ऐसी यूनिक स्कीम हमारे पास ये है जिसमें दूसरी संतान के जन्म पे लाभ दिया जा रहा है। वर्ष 2021-22 की जो बजट घोषणा है उसकी पालना में प्रथम चरण के अंतर्गत राज्य में 5 जनजातीय ब्लॉक जैसे प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बाया, इनमें है इसकी ऐसे पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट की गई थी। ये आप यहाँ देखिए 5 कौन कौन से है। 5 जिलों में जो है देखिए ये 5 जिले जो जनजातीय क्षेत्र है, ये बीडीपी तो आपको पता ही है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये तीनों तो होएगी, और उदयपुर, ये चारों तो एक साथ नीचे वाली साइड है, और एक जो है 12 हमारा इस साइड है। अगर मैप की मैं बात करूं तो बीडीपी उदयपुर तो यहाँ हो गए, और एक ये वाला 12, ये जो है 5 जिले जो है पहले चिन्हित करके पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको लागू किया गया था। 2022-23 की बजट घोषणा की पालना में द्वितीय चरण इसका शुरू किया गया, जिसमें द्वितीय चरण में 33 के 33 जिले इंक्लूड कर लिए गए। अब ये पूरे राज्य में इंप्लीमेंट कर दी गई है, पूरे राज्य में लागू कर दी गई है। इसके बाद इसके अंतर्गत क्या है, दूसरी बार गर्भवती जो हुई है महिलाएं, दूसरे बच्चे को जो जन्म देने वाली महिलाएं, उनको 5 चरण में 5 इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपए का वित्तीय सहायता उनको प्रोवाइड की जाएगी। योजना के अंतर्गत संबंधित 28 जो जिले हैं, ऐसी सभी महिलाएं पात्र लाभार्थी माना जाएगा जो दिनांक 1 अप्रैल 2022 को या उसके पश्चात द्वितीय संतान हेतु गर्भवती है। साथ ही ऐसी महिलाएं जो 1 अप्रैल 2022 से पूर्व गर्भवती है, जो निर्धारित तिथि 1 अप्रैल 2022 और इसके बाद वह योजना के किसी किस्त के लिए पात्र होगी, उसी योजना की शर्तों के अनुसार उस किस्त को आगे से दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको जो मदर है उनको क्राइटेरिया रखा गया इंक्लूड करने के लिए। तो ये हमारी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले 5 जिलों में चलाई गई थी, अब 33 जिलों में चल रही है, और ये 28 की 28 हमारी फ्लैगशिप योजनाएं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इनका जरूर आप ध्यान रखें। एक बार फिर से मैं आपको इन योजनाओं के नाम याद देखिए। आप एक काम कीजिए, अगर आप बढ़िया सीरियस एस्पिरेंट है, सच में आप मेहनत कर रहे हैं, पास होने की नीयत रखते हैं, तो भाई ये जो 28 है इसका प्रिंट आउट निकाल लो। पहले तो ये 28 के नाम का प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है। पहले तो इस पूरी फाइल का ही प्रिंट आउट निकाल लो, इसको अच्छे से पढ़ लो। इसके बाद ये देखो, ये योजना का नाम, ये पृष्ठ संख्या बताओ, यहाँ पे आप डेट लिखना कि भाई किस डेट को योजना लॉन्च हुई है, एक बॉक्स में डेट आ जाएगी। डेट के बाद में यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखना कि कौन सा डिपार्टमेंट है जो उसका नोडल डिपार्टमेंट है जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो डेट का हो गया, डिपार्टमेंट का हो गया। अब उसका ऑब्जेक्टिव लिखना है कि क्या ऑब्जेक्टिव क्या है उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए, सरकार क्यों इम्प्लीमेंट करना चाह रही है। ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद बेनिफिशियरी क्लास लिखना है इसमें कि कौन कौन सी क्लासेस हैं जो इसमें बेनिफिट पा रही है, और उसकी जो पात्रता जो है उसको फुलफिल करने वाली जो क्लास निर्धारित की गई है वो कौन सी है। ये डेट होगी हमारी, और यहाँ पे रिमार्क का एक बना लेना कि और कोई अलग इंपॉर्टेंट रिमार्क है तो वो क्या हो सकता है। तो हर आपका ये पूरा पेज हो जाएगा, स्कीम आ जाएगी, उसकी डेट आ जाएगी, उसका नोडल डिपार्टमेंट आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, बेनिफिशियरी क्लास आ जाएगी, और इंपॉर्टेंट रिमार्क आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक बड़ा पेज तैयार कर लो, एक 3 साइज का कर लो, या फिर चार्ट तैयार कर लो। चार्ट तैयार करके कमरे की दीवार पे एक बार मेहनत लगेगी भाई, और उसके बाद कमरे की दीवार पे चिपका दो। रोज आते जाते देखो 10-15 दिन में याद हो जाएगी, फिर चार्ट उतार के फेंक देना चाहिए, क्योंकि एक बार याद होने के बाद फिर याद नहीं भूलोगे। लेकिन फ्लैगशिप स्कीम तो करो ही करो, कोई भी उपचार नहीं है फ्लैगशिप स्कीम से बचने का। आप राजस्थान का कोई एग्जाम दो, यूआर वाला दो, पटवारी दो, एलडीसी अगर भर्ती आएगी तो एलडीसी का दो, आरएस का एग्जाम तो है ही, आरएस का एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दो, फ्लैगशिप स्कीम आना तय 100% श्योर है। कोई भी फ्लैगशिप स्कीम का कोई भी डेटा, कोई भी डेट किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, श्योर है भाई ये पूछा ही जाएगा। तो इसलिए फ्लैगशिप स्कीम्स को आप सीरियसली लो। इसके जो वीडियो है उसको बार बार रिवाइज करो, बार बार सुनो, आते जाते बस में बैठे हो, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, ईयरफोन लगा लो और बस ऑडियो सुनते रहो, और मतलब इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लो, एकदम अंतरात्मा में बसा लो कि भाई फ्लैगशिप स्कीम का मुझे सब कुछ याद होना चाहिए। आपकी तैयारी एकदम शानदार हो जाएगी, आपके फ्लैगशिप के नंबर कहीं नहीं जाएंगे। सो ये हमारा जो सेशन था वो फ्लैगशिप स्कीम का था। फ्लैगशिप स्कीम हमने एक साथ डिटेल में 28 के 28 फ्लैगशिप स्कीम देख ली।
डिटेल में डिस्कशन कर लिया। आपको कुछ डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, हम उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और कुछ सजेशंस है तो वो भी दे सकते हैं। आगे आने वाले सेशंस में हम और नई नई चीज़ें लाएंगे, करंट अफेयर पे बात करेंगे या फिर कोई स्टैटिक पोर्शन भी साथ में चलाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल द बेस्ट।